Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 21 सितंबर 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले जाना है टेलीग्राम पर। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और आपको पता है आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है अज़रबैजान को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों नीचे ऑप्शन में जो आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारे भारतीय संविधान के स्पेशली जो प्रीएम्बल है उसके अंदर मेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लिबर्टी ऑफ थॉट, ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक लिबर्टी, ऑप्शन नंबर सी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या ऑप्शन नंबर डी लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और अपने लेक्चर को हमारे जो थंबनेल वाला आर्टिकल है उसके साथ में शुरू करेंगे। बहुत डिटेल से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। आपको पता होगा कि जो वीडियो का पैटर्न है वो कल से चेंज हो चुका है। रीज़न ये था कि हमारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक है, उसकी वजह से हमें यहाँ पर इसको बदलना पड़ा है। ठीक है, और बदलना पड़ता ज़रूरी भी है। तो हम यहाँ पर न्यूज़पेपर का कम यूज़ करेंगे और भी वेरियस आर्टिकल्स का यूज़ करने वाले हैं। और दोस्तों आज ना आपकी जो एक टेंशन होती है यूपीएससी के करंट अफेयर्स की, वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि सर कितना करंट अफेयर पढ़ें। रोज़ भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हमें मंथली मैगजीन पर भी टाइम देना पड़ता है। अब आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमारे जो भी एडिटोरियल्स होंगे, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे, कोई पॉइंट के ऊपर वो फेवर में अगेंस्ट में क्या लिख रहा है वो पॉइंट ऑफ व्यू में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, या फिर कोई आर्टिकल है हमारा या कोई शॉर्ट आर्टिकल है हमारा, तो सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा डिटेल से। तो उसके लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट में मैं मंथली मैगजीन कैसे कवर करूँगा। आप लास्ट में जब मंथली मैगजीन कोई सी भी उठाओगे ना तो आपको सब कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी हम अब रिकॉर्ड करेंगे वो लास्ट में मंथ में एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना के शॉर्ट फॉर्म में समरी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूं। तो अब से लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे से कान खोलकर सुनते रहना, क्योंकि इससे यहाँ पर आपका जो मेमोरी पावर है वो भी इंप्रूव होगा। क्योंकि लास्ट में आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने ऐड कर दिया है। पूरे लेक्चर को अगर आप बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनते हो, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और ये क्वेश्चंस मैं बिल्कुल लास्ट में दूंगा ताकि आप चेक कर सको कि हाँ आपका कंसंट्रेशन किस लेवल पर था। इससे आपका कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होगा। बाकी आप लेक्चर को भी अच्छे से सुनोगे, सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। और जैसे मैंने बोला है, अब आपको किसी भी सोर्सेज को लेकर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लास्ट में क्या करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, यहाँ से उठाना है, वो उठाना है, योजना पढ़नी है, पीआईबी करना है, डाउन टू अर्थ करना है, ये वाली मैगजीन कवर करनी है। कुछ नहीं, सब कुछ जितने पॉसिबल करंट अफेयर्स होंगे एक पर्टिकुलर डे के, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। समझ गए? जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है, डिटेल्ड आर्टिकल्स आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। चलो अब हम लोग फिलहाल अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आज प्लीज़ पूरे लेक्चर को देखना, उसके बाद आपको लेक्चर का वैल्यू पता चलेगा। पूरा सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। जिस तरीके से हमें सिलेबस मिला है उसी के पैटर्न के ऊपर पूरे लेक्चर को आज हम लोगों ने पूरा तैयार कर रखा है। सबसे पहला आर्टिकल न्यूरालिंक के बारे में बात कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, थंबनेल वाला आर्टिकल थोड़ा हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो न्यूरालिंक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है पिछले कुछ समय से, और ये आर्टिकल मैंने मई के महीने में भी डिस्कस किया था। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और पब्लिश हो रहे हैं। जैसे आप देख पाओगे अभी 2 घंटे पहले का आर्टिकल है, 18 घंटे पहले का आर्टिकल है, यानी कि पिछले एक दिन में लगातार चर्चा हुई है। क्या है दोस्तों, न्यूरालिंक बेसिकली दिमाग में लगाने वाली एक चिप है जो कि एलॉन मस्क की कंपनी शुरू कर रही है। अब हुआ यहाँ पर यह है, ये जो चिप है इसको लगाने के लिए रिसेंटली अप्रूवल मिल चुका था। नाउ अब यहाँ पर एक फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल के लिए सारी तैयारी चल रही है।
एक पहले इंसान को रिक्रूट किया जा रहा है जिसके दिमाग में ये चिप लगाई जाएगी, जिसको हम लोग यहाँ पर मतलब जो चिप लगाने वाली कंपनी है वो न्यूरालिंक कंपनी है। तो इलॉन मस्क यहाँ पे इसको लीड कर रहे हैं। तो इलॉन मस्क का यहाँ पर कह सकते हो ये एक ब्रेन इम्प्लांट स्टार्टअप होने वाला है, ठीक है, जो कि यहाँ पर अभी ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला है। तो ये जो चिप है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से गोल वाली ये दिख रही है ना, ऐसी ये चिप नज़र आती है। इसको दिमाग में लगाया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है किसके दिमाग में लगाया जाएगा, कैसे ये वर्क करेगा, ये सारे क्वेश्चंस सभी लोगों के दिमाग में बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। अब एक एक बात को मेरी सुनते हुए चलना, जिससे आपको एक बढ़िया से यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो एलन मस्क की जो ये ब्रेन चिप कंपनी है न्यूरालिंक बेसिकली ब्रेन चिप कंपनी का नाम है। इस कंपनी को अपना पहला जो ह्यूमन ट्रायल है, इसके लिए जो हमारा कह सकते हो कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है, उसकी साइड से मंजूरी मिल चुकी है कि आप पहला ह्यूमन ट्रायल कर सकते हो, किसी इंसान को रिक्रूट करो, उसके ऊपर आप उसके दिमाग में इस चिप को लगा सकते हो। अब मतलब यह है न्यूरालिंक ह्यूमन ट्रायल के लिए लोगों की जो भर्ती है वो स्टार्ट हो चुकी है। लोगों की भर्ती अब ये कर सकेगा, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर रोक लगी हुई थी कि हम लोग कैसे इसको अलाउ कर दें, कैसे यहाँ पर भर्ती के लिए अलाउ कर दें। बट इस चीज़ को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। मंजूरी पहले भी मिल चुकी थी, पहले अलग अलग बॉडीज़ के माध्यम से अप्रूवल चाहिए था, वो अप्रूवल भी मिल चुका है, यानी हर एक अप्रूवल कंप्लीट हो चुका है। नाउ अभी ना तारीख नहीं बताई गई है कि हाँ कि किस तारीख को हम लोग ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे या किस इंसान को लिया जा रहा है, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। यानी ट्रायल के बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर बोल दिया गया है ट्रायल को लेकर जो ये अप्रूवल्स हैं वो सारे के सारे मिल चुके हैं। इवन यहाँ पर ट्विटर पर भी न्यूरालिंक ने अपना ये जो पूरा पोस्ट है वो किया था। इवन यहाँ पे न्यूरालिंक ने ये भी बोला था कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको सर्विकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या कोई और इंजरी है, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर सकता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ट्रायल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस चिप लगाने से फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदे बहुत सारे होंगे। स्पेशली यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर पैरालिसिस से गुजर रहे होते हैं। आपको पता होगा पैरालिसिस होने के बाद में पर्सन का यहाँ भी किसी भी बॉडी पार्ट में अगर पैरालिसिस हो जाता है तो वो बॉडी पार्ट काम करना बंद कर जाता है। इंसान यहाँ पे बोल नहीं पाता सही से, चल नहीं पाता सही से, एक जगह पर बैठा रहता है। तो वो प्रॉब्लम में भी कहीं ना कहीं एक इंसान का जो दिमाग है उसको हम जान सकेंगे, वो अपने दिमाग को एक्टिव रख सकता है इस ब्रेन चिप के माध्यम से। और ये जो ब्रेन चिप है दोस्तों, इसको दिमाग में लगाने के लिए कोई जो सर्जरी है वो की जाएगी, लेकिन वो सर्जरी कोई इंसान नहीं करेगा। इंसान की बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत माइनर सर्जरी होनी है। ये काम भी यहाँ पर एक रोबोट के थ्रू किया जाएगा, एक रोबोटिक सर्जरी यहाँ पर की जाने वाली है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि न्यूरालिंक डिवाइस एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों ये जो डिवाइस है ये सोचने भर से हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकेगा, ये इसकी कैपेबिलिटी है। यानी न्यूरालिंक जो है एक सिक्के के आकार का, जैसा आपको मैंने दिखाया ना, यहाँ पर एक छोटा सा सिक्का आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस सिक्के के आकार का एक डिवाइस बनाया गया है, ठीक है। इसे लिंक का नाम दिया गया है। यह डिवाइस कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या हमारा कोई भी और दूसरे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इससे इन सब चीज़ों को सीधा कंट्रोल करने का जो अपनी कैपेबिलिटी है वो रखता है, ठीक है। तो ये जो चिप है ये सीधा हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकेगा। तो एक इंसान के दिमाग में अगर ये चिप लगा दी जाए तो उस इंसान का जो दिमाग है वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकेगा। सिंपल सा यहाँ पर ये मुद्दा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो ऐसे कई सारे लोग जो पैरालिसिस से गुजर रहे होते हैं, पैरालिसिस से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनके अगर दिमाग में ये चिप लगा दिया जाए तो इस चिप लगाने के बाद में वो सिर्फ सोचकर माउस का जो कर्सर है वो रिमूव कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कंप्यूटर पे जो हमें कर्सर, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैं पेन चला रहा हूँ, तो एक कर्सर मूव किया जा सकता है। कैसे? वो अपना दिमाग का यूज़ करके कर सकते हैं, वो इंसान जो कि पैरालिसिस से गुजर रहा हो। ये इसमें पहली चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे बोला यह जाता है कि जो ये चिप है इसको बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से लगाने के ऊपर कोशिश की जा रही है, ठीक है, जिससे पता ही नहीं चले एक इंसान के दिमाग में चिप लगाई गई है। और इसका जो ये इम्प्लांट है, ये चिप को जो लगाया जाएगा, N1 इम्प्लांट यहाँ पे नाम दिया जा रहा है, इसको लगाने के लिए जैसे मैंने बोला है कि एक रोबोट सर्जरी की जाएगी। तो एक रोबोट यहाँ पे सर्जरी करेगा और उसके बाद में ये सारा का सारा काम होगा। और दोस्तों ये जो डिवाइस दिमाग में लगाएंगे, इस डिवाइस को चार्ज करने की भी ज़रूरत पड़ती है, इसको चार्ज भी करना होगा। और इसके लिए यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट इंडक्टिव चार्जर को बना दिया गया है जो बैटरी को बाहर से चार्ज कर सकता है, यानी वायरलेस। इसमें कोई तार की ज़रूरत नहीं है, वायरलेस तरीके से ये कहीं ना कहीं इम्प्लांट से जो दिमाग में चिप लगाई गई है उससे जुड़ जाएगा, ब्रेन इम्प्लांट से, और उसके बाद में उसको चार्ज कर सकेगा। ये यहाँ पर इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ब्रेन चार्जर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके चार्जर की रिक्वायरमेंट है। तो बोला यह जा रहा है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे कहीं ना कहीं एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा। पहली बार हम देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक इंसान का जो दिमाग है वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा होगा इस चिप के माध्यम से।
समझ गए? इस वजह से लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को देखने में भी। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, क्या ये सेफ़ होगा? क्या ये सुरक्षित होगा एक इंसान के लिए? तो दोस्तों रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें, नो डाउट। ये जो चिप इम्प्लांट है इसको करने में यहाँ पर हमेशा बहुत सारी रिस्क जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी। कंपनी ने यहाँ पर इसीलिए न्यूरोसर्जिकल रोबोट को डिज़ाइन किया है ताकि ये आराम से और बढ़िया तरीके से इस इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट कर सके, यानी दिमाग में इस चिप को लगा सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि जो ये रोबोट है ना, ये क्या करेगा, ये खोपड़ी के अंदर में, यानी जो हमारा स्कल होता है उसके अंदर में 25 mm का एक 25 mm डायमीटर का यहाँ पर एक छेद करेगा और उस छेद के जरिए जो थ्रेड है वो थ्रेड यहाँ पर डाला जाएगा और थ्रेड के माध्यम से यहाँ पर ये जो सारा काम है वो होने वाला है। तो यहाँ पर स्कल के अंदर में 25 मिमी डायमीटर के एक छेद के जरिए थ्रेड डालने के लिए डिज़ाइन किया गया है इस पूरे रोबोट को। और क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या इससे और कोई इशू नहीं होगा? तो एक इशू और बताया जा रहा है कि ब्रेन में यहाँ पर इस डिवाइस लगाने से ब्लीडिंग का रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, अब यह रिस्क है, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि एक्सपेरिमेंट करना है तो इन सब रिस्क को अलग हटाकर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो कंपनी ने फिलहाल यहाँ पर इसके ट्रायल के लिए बता दिया है कि ट्रायल होगा, लेकिन अभी ट्रायल कब होगा ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये बात? और दोस्तों इस न्यूरालिंक का प्रेजेंटेशन भी किया गया है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ समय पर ना जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए वहाँ पर न्यूरालिंक के बारे में इलॉन मस्क ने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की है और यहाँ पर न्यूरालिंक ने कुछ एग्जांपल्स भी हमें प्रोड्यूस करके दिए हैं। जैसे यहाँ पर न्यूरालिंक का यहाँ पर ये जो टेस्टिंग है वो एक एनिमल के ऊपर किया गया था और एक वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है 2021 का। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था जहाँ पर एक बंदर, एक जो मकाओ है ना, उसके ऊपर ये टेस्टिंग की गई है। उसके अंदर में यहाँ पर इस ब्रेन चिप को लगाया गया है और मकाओ क्या कर रहा है, वीडियो गेम को खेल रहा है। तो उसका जो चिप है ना वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, वो सिंपली यहाँ पर जॉयस्टिक से जो ये वीडियो गेम है उसको यहाँ पर प्ले कर रहा है क्योंकि इसके दिमाग में यहाँ पर ये चिप को यूज़ किया गया है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी देखने को मिले हैं। बाकी जो ये न्यूरालिंक नाम की जो कंपनी है ये इलॉन मस्क ने 2016 में फाउंड की थी। अब यहाँ पर इस कंपनी का जो नाम है आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा होगा। अब वो पता नहीं रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट देखते हैं सक्सेसफुल होता है या फिर फेलियर होता है। समझ गए? बाकी न्यूरालिंक के बारे में अगर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर में, तो एक कुछ 4 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में ध्यान रखना। जो मैंने आपको बताया है वही एग्जैक्टली पॉइंट्स यहाँ पर हमारे मेंशन कर रखे हैं। समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। बाकी आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर आप आर्टिकल देखोगे तो लोकसभा ने ये जो हिस्टोरिक विमेन रिजर्वेशन बिल है इसको पास कर दिया है। अब लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा जाएगा, वहाँ से पास होगा, उसके बाद यहाँ पर जो वेमेन है इनको रिजर्वेशन मिल जाएगा हमारे लोकसभा के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर में 33% के रिजर्वेशन की यहाँ पर मांग है। और ये वीडियो में मैं इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। रीज़न यह है कि कल मैंने बहुत डिटेल्स आपको समझाया। कल मैंने लगभग 15 से 20 मिनट लेकर पूरा का पूरा वेमेन रिजर्वेशन बिल को कवर किया है, बेसिक से लेकर जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है प्लस करंट सिनेरियो क्या है और आगे क्या होने वाला है, वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो प्लीज़ आप लोग कल वाले वीडियो को ओपन करना, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर में, पेज नंबर 20 पर जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रेलिवेंट आर्टिकल है। क्या बात की जा रही है, जो हमारा एडीबी बैंक है दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है इसको अभी जो इसकी फोरकास्टिंग है उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया है। अब दोस्तों देखो होता क्या है, जो बड़ी बड़ी ये बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल एडीबी बैंक हो गई, बड़ी बड़ी यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो जो कंपनियां हैं वो ये करती हैं कि एक देश की इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो करेगी इस साल, उसका एक फोरकास्टिंग करके एक अंदाज़ा देती है कि भाई यहाँ पर इस साल इतनी तेज़ी से इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। ठीक है, कुछ वेरियस फैक्टर्स होते हैं, उसको एनालाइज करके उस इकोनॉमी का यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाकर बता देते हैं। अब हम वही चीज़ पढ़ते रहते हैं, तो कभी यहाँ पर ये बढ़ा देते हैं, कभी ये कम कर देते हैं। ये डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर कि किस सिचुएशन से एक पर्टिकुलर कंट्री गुजर रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जीडीपी जो ग्रोथ है एडीबी ने पहले ज़्यादा बताई थी कि ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा कंट्री, लेकिन अभी यहाँ पर इसको कम कर दिया गया है। ठीक है, लोअर कर दिया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है इसको लो कर दिया गया, 6.3% से ग्रो करेगा, इन्होंने ऐसा बोल दिया। पहले बोला था 6.7% से ग्रो करेगा। रीज़न क्या है, इंडिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं। प्रॉब्लम्स क्या नज़र आई हैं दोस्तों, इस साल हम लोगों ने जो बारिश है ना उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। नॉर्थ इंडिया में थोड़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिली, साउथ इंडिया में यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि अब की बार हम लोगों ने जो एल नीनो वाला फेज़ है उसको यहाँ पर सफ़र किया है। आपको पता है ना ज्योग्राफी के अंदर ला नीना एल नीनो वाला वो कंडीशन होता है जब हमारे देश में बारिश कम होती है।
तो यहाँ पर बारिश की जो ये रेनफॉल है इसकी कंडीशंस ख़राब होने की वजह से कई सारी जो हमारी राइस क्रॉप्स हैं यानी जो चावल की फसलें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। प्लस जो खारिफ सोइंग है, जहाँ पे जो खारिफ क्रॉप्स हम लोग आते हैं वो अब की बार काफ़ी ज़्यादा कम आई हैं, अब की बार काफ़ी कम ग्रो किया गया है, ऐसा यहाँ पर इस बैंक ने बोला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था वैसा ग्रोथ नहीं हो पाया। तो अंदाज़ा है कि आने वाले समय पर भी जो हमारी ग्रोथ है वो लगभग 6.3% से होने वाली है, जबकि यहाँ पर एडीबी ने पहले बोला था कि ये ग्रोथ थोड़ी सी 6.7% से होगी। ठीक है, इस ग्रोथ को कम कर दिया गया है। जैसे मैंने बोला, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर में, डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर में, जिन फैक्टर्स के थ्रू एक कंट्री गुजर रहा है। समझ गए? और क्या एग्जामिनेशन के लिए आपको ये याद रखना है परसेंटेज वगैरह? बिल्कुल नहीं, ये हमेशा चेंज होता रहता है। आप यूपीएससी के कितने ही साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, कभी भी यहाँ पर ये परसेंटेज दोस्तों नहीं पूछा गया है, तो इसके लिए परेशान मत होना। तो क्या पूछा जाएगा? हाँ, अब मैं आपको बता सकता हूँ। सिलेबस अगर आप उठाते हो तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का एक टॉपिक मिलेगा आपको जीएस पेपर नंबर 2 में। वहाँ के पर्सपेक्टिव से आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एग्जैक्टली है क्या, जो कि यहाँ पर इस प्रकार की रेटिंग वगैरह देने का काम कर रहा है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ज़्यादातर यहाँ पर ये एशिया वाले रीजन में काम करता है। एशिया के अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के ऊपर इसका स्पेशल फोकस होता है। वैसे इस बैंक के अंदर में 68 मेंबर्स हैं। ठीक है, इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, ध्यान रखना। भारत इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। भारत भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसमें से जो 49 कंट्रीज़ हैं वो एशिया से आती हैं, बाकी यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हमारी मतलब एशिया पैसिफिक से आ गई 49, बाकी जो 19 बची वो हमारी एशिया पैसिफिक से बाहर की कंट्रीज़ होते हैं। तो एशिया पैसिफिक के बाहर वाले देश भी आपको इन एशियन डेवलपमेंट बैंक में नज़र आते हैं। 31 दिसंबर 2019 तक अगर हम बात करेंगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के 5 सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं दोस्तों, यानी 5 ऐसे बड़े बड़े देश जिनके पास में सबसे ज़्यादा शेयर है इस बैंक का। वो 5 देश कौन कौन से? नंबर 1 पर है यहाँ पर जापान, दूसरे पर है यूएस। जापान और यूएस के पास में, दोनों के पास में 15.6 और 15.6% के आसपास टोटल शेयर्स हैं। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो 100 शेयर हैं उसके 15.6 और 15.6% जापान और यूएस के पास में है। बाकी 6.4% शेयर चाइना के पास में है, 6.3% इंडिया के पास में है और 5.8% ऑस्ट्रेलिया के पास में है। कहने का मतलब है यहाँ पर जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों कंट्रीज़ के पास में सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मनीला के अंदर में। मनीला जो कि बेसिकली फिलीपींस की एक कैपिटल है। ठीक है, नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे यूपीएससी ने सवाल पूछा है, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर। देखो, ये जो बैंक के बारे में पूछा है ये 2019 में सवाल पूछा गया था। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है AIIB के बारे में। ये दूसरा बैंक है, इसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसको लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, क्या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में 80 से ज़्यादा मेंबर नेशन है? बिल्कुल सही बात है, 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। क्या इंडिया सबसे बड़ा शेयर होल्डर है? नहीं, और भी कंट्रीज़ हैं जिसके पास में सबसे ज़्यादा शेयर हैं इस बैंक के। फिर उसके बाद में क्या AIIB के अंदर में एशिया के बाहर का कोई दूसरा मेंबर नहीं है? नहीं, एशिया के बाहर के भी कई सारे कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में एशिया से बाहर के देश भी हैं, वैसे यहाँ पर इस वाले बैंक में भी एशिया के बाहर की कंट्रीज़ भी हैं। तो हमारा केवल पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। जब कभी यहाँ पर AIIB न्यूज़ में आएगा तो आपको मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस वजह से हम लोगों ने एशियन डेवलपमेंट बैंक का कवरेज किया है। समझ गए? आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब मेक श्योर कर देना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दोस्तों प्रेस करना है। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5000 प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप लोग उसको सपोर्ट कर सकते हो और 5K से ज़्यादा क्रॉस करवा सकते हो। कल तो आप लोगों ने सच में रिकॉर्ड तोड़ दिया। कल के वीडियो में लगभग मेरे ख्याल से 7000 से ज़्यादा लाइक्स आ चुके हैं। शायद वो हमारे चैनल का पहला वीडियो होगा जिसमें 7000 क्रॉस हो चुके हैं। सच में यार, मतलब जिस तरीके से कल मैंने कमेंट्स देखे थे उससे पहले मैं काफ़ी परेशान था कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से, लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स आए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, और मैं क्या कहूँ, मैं मानता हूँ लकी हूँ कि ऐसी बहुत सारे जो ऑडियंस है, ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट है जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। बाकी ऐसे चलते रहेंगे, देखते हैं यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक कब तक होता है। बाकी मेरी तरफ से कोशिश है, बाकी मैं अपना 100% दूंगा और कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ। ऐसा कंटेंट और कोई ना प्रोवाइड करवा रहा हो। हर एक चीज़ जो भी पढ़ाऊँ वो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हो, और जब आप अगला एग्जामिनेशन देखो तो एग्ज़ाम में बैठकर आपको लगे कि यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपने केवल वीडियो से कवर की हैं। इस तरीके से तैयारी करवाने के अब मेरे यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अब मेरा फ्री हैंड हो चुका है, यहाँ पे हम लोग बहुत सारा कंटेंट इंक्लूड कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बात करता है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप
सॉरी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, सही बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कॉरिडोर को नाम दिया गया है आईमैक। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल नहीं है, ये हमारा एडिटोरियल है। द हिंदू का एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेकर आर्टिकल है। यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि देखो ये जो पूरा कॉरिडोर है इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, हर एक चीज़ बताई गई है, यानी एक बैलेंस्ड एडिटोरियल है। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है बिल्कुल बैलेंस तरीके से। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये टॉपिक इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है, आपको पता है ये अगले साल प्रीलिम्स नहीं तो फिर मेंस में देखने वाला है। 100% यहाँ पर अगले साल प्रीलिम्स या मेंस में आने वाला है ये आर्टिकल। और जो हमारे ढेर सारे वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे तो पूछने वाले ही वाले हैं, समझ गए। तो इस वजह से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये हैं मैत्री पोरेक और सुहासिनी हैदर, दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस पूरे एडिटोरियल को लिखा है। डिस्कस करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है क्या। पहले न्यूज़ को समझते हैं, खबर क्या है। आपको पता है रिसेंटली G20 समिट चला भारत के अंदर में, 9-10 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट डे थे हमारे देश के। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स न्यू दिल्ली में प्रेजेंट थे, इस पूरे समिट को अटेंड किया। अटेंड करने के बाद में कई सारे एग्रीमेंट्स हुए, कई सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस हुए सभी देशों के। तो इसी दौरान यहाँ पर एक कॉरिडोर के ऊपर सहमति बन गई है काफ़ी सारे कंट्रीज़ की। और वो कॉरिडोर कौन सा है, वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के अंदर में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, यानी कि उन कंट्रीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें नंबर 1 इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, इन तीनों का तो मेन रोल है। इन तीनों के बिना यहाँ पर ये कॉरिडोर पूरा नहीं हो सकता। इसमें हम यूएई को भी जोड़ सकते हैं। तो ऊपर की 4 कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों के बिना यहाँ, इन चारों कंट्रीज़ के बिना ये कॉरिडोर तैयार नहीं हो सकता। लेकिन फिर उसके बाद में इन चारों कंट्रीज़ के अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली और इधर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स है। ध्यान रखना, आपसे ऑप्शन के अंदर पूछ लिया जाएगा कुछ कंट्रीज़ के, इनमें से नाम दे दी जाएंगे और पूछा जाएगा बताओ ये कंट्रीज़ कौन से ग्रुप के पार्टिसिपेंट है या आईमैक का कौन सा देश यहाँ पर पार्टिसिपेंट है। तो ये आपको मैंने नाम प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो दोस्तों ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोली गई है। ये जो कॉरिडोर है ना, ये PGII का हिस्सा है। PGII क्या है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। कई सारे लोगों को PGII के बारे में नहीं पता है और ये 2022 में बड़ी ज़्यादा चर्चा में था, मैंने काफ़ी बार डिस्कस भी किया था। तो दोस्तों पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि PGII क्या है। बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में ज़रूर से पता होगा। चाइना का जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें चाइना ने दुनिया भर की कंट्रीज़ को कनेक्ट करने का जो फोकस है वो रखा है। कैसे, हर एक कंट्री को लोन प्रोवाइड करवा के उसको उधारी में दबा कर और वहाँ की टेरिटरीज़ को कब्जा कर यहाँ पर यह हाल कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना इस प्रकार से अलग अलग रूट तैयार कर रहा है। ये जो आपको समुद्र में ये जो नीला रूट दिख रहा है, ये हमारा मैरी सिल्क रोड कहलाता है, मैरी टाइम सिल्क रोड कहलाता है, जो समुद्र के अंदर से बना हुआ है। दूसरा यहाँ पर यह है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कहीं ना कहीं भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से निकाल रखा है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये भारत का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन जो कि पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। उसके बाद ये ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा होगा, ये हमारा नया सिल्क रोड है। तो ये जो पूरी कनेक्टिविटी है दुनिया भर से, यानी चाइना चाहता है कि यहाँ पर ये पूरी इंडियन ओशन को, इधर यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी को और इधर यहाँ पर पूरा यूरोप को ये खुद से जोड़ सके, इनके साथ में व्यापार कर सके। लेकिन ये जो PGII दोस्तों लाया गया था ना, ये PGII इसलिए लेकर आया गया ताकि हम चाइना का जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको काउंटर कर सके, इसको करारा जवाब दे सकें। इसी वजह से एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक पूरा का पूरा ग्रुप है जिसमें G7 कंट्रीज साथ में इकट्ठी हो चुकी हैं। अच्छा, G7 कंट्रीज में वो जो 7 देश हैं वो कौन कौन से, ज़रा फटाफट नीचे नाम लिख दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो ये जो G7 कंट्रीज़ है ना, ये साथ में इकट्ठी हो गई और इनका मेन जो पर्पज़ है वो यह है कि साल 2027 तक हम साथ में मिलकर $600 बिलियन मार्केट में रख दें। और ये पैसे का क्या करेंगे, इस पैसे का यूज़ करेंगे बाकी कंट्रीज़ की मदद करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी चाइना क्या करता है, देखता है भाई कौन से कंट्री को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनकी हेल्प करने पहुँच जाता है। जैसे श्रीलंका अभी डूब रहा था पूरी तरह से, इकोनॉमिक क्राइसिस से बुरी तरह से गुजर रहा था। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई यहाँ पर इनको पैसा चाहिए था, इन्होंने चाइना से दबाकर लोन उठा लिया। अब लोन उठाने के बाद में वो लोन वो चुका नहीं पा रहे हैं। लोन ना चुकाने के बजाय इन्होंने अपना हम्बनतोता पोर्ट उठाकर दे दिया चाइना को, भाई आप 99 साल के लिए रेंट पर ले लो, चलो इसका जैसा यूज़ करना है करते रहो। श्रीलंका आप कह सकते हो चाइना के लोन में इतना दब चुका है कि कहीं ना कहीं वो श्रीलंका जो है चाइना की बहुत सारी बातें मान रहा है। और बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान ने बहुत सारा पैसा चाइना से उठा रखा है और वो भी आज जो चाइना बोलेगा वो पाकिस्तान करेगा। और ऐसे यहाँ पर आप देख पाओगे जो चाइना बोलेगा वो यहाँ पर श्रीलंका करेगा। ऐसा सिनेरियो कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में भी हो चुका है।
ठीक है, तो ये कैसे हुआ है? चाइना ने बहुत सारा पैसा प्रोवाइड करवाया। इसी को पता है क्या बोलते हैं? चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। मैंने आपको यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बता दिया, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना क्या करता है? उधारी में यहाँ पर एक कंट्री को पूरी तरह से उसको जाल में फंसा लेता है। अब क्या है, वो कंट्रीज़ को मजबूरन चाइना की बात माननी पड़ेगी। अब यही चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि PGII के अंदर में जो G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोला हम मार्केट में रख रहे हैं एक बहुत बड़ा अमाउंट, वो भी $600 बिलियन, $600 बिलियन 2027 तक रखेंगे। आप में से किसी भी कंट्री को पैसे की ज़रूरत हो, चाइना के पास जाओ ही मत। ज़रूरत नहीं, आप चाइना के पास मत जाओ, आप हमारे पास आओ, यहाँ से पैसा उठाओ। हम आपके ऊपर कोई ऐसा हरकत नहीं करेंगे जैसा यहाँ पर चाइना कर रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट दिया जाएगा उसको लेकर सारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, कितना पैसा दिया गया है और किस तरीके से उसका पैसा का यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो ये G7 कंट्रीज मिलकर साथ में आकर क्या कर रही हैं? इस PGII इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर रही हैं। US के प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि देखो हम लोग $200 बिलियन का ग्रांट देंगे। यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोल दिया 300 बिलियन यूरोस का हम ग्रांट देंगे। तो ये पैसा आ रहा है ढेर सारा, ताकि चाइना के इस BRI को काउंटर किया जा सके, क्योंकि चाइना ने BRI अपना काफ़ी ज़्यादा फैला दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, जगह जगह पर अपने बंदरगाह, जगह जगह पर अपने पैर यहाँ पर पसार लिए हैं। ये आप पढ़ सकते हो, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा कि कितना कितना लोन दे रखा है। जैसे म्यांमार के अंदर में चाइना एक डीप सी पोर्ट बना रहा है $7.3 बिलियन का। श्रीलंका में यहाँ पर काफ़ी सारे जो पोर्ट्स हैं वो तैयार कर रहा है। जिबूटी के अंदर में यहाँ पर अपना जो मिलिट्री बेस है वो तैयार कर रहा है। जिबूटी बेसिकली अफ्रीका का एक देश है। पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट उसने बना लिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे वाले रीजन से निकाल दिया। इस प्रकार की हरकतें चल रही हैं। तो PGI का मेन मकसद है कि हम अब चाइना को आगे बढ़ने से रोकें, चाइना के अग्रेशन को, इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करें। और कैसे ये काउंटर करेगा? क्योंकि हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये भी आएगा कि PGII ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कैसे काउंटर करेगा? क्योंकि देखो PGII को जो बनाया गया है ना, इसका मेन फोकस ये रखा गया कि भाई हम क्लाइमेट एक्शन से लड़ेंगे, है ना, मतलब कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे लड़ेंगे, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बोली है। क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, जबकि मेन टारगेट ये है कि चाइना के इस इन्फ्लुएंस को, चाइना के इस एग्रेशन को कम करना, ठीक है? क्योंकि देखो PGI का मेन मकसद है कि हम क्या करेंगे, पोल्यूशन कम करेंगे। जबकि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है ये क्या कर रहा है, ये कोल फायर्ड प्लांट्स को प्रमोट कर रहा है, ये पोल्यूशन को बढ़ाने के ऊपर काम कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर चाइना के BRI को पीछे हटाया जाएगा, PGII को थोड़ा बढ़ावा दिया जाएगा। फंडिंग की बात करेंगे तो PGII का मेन मकसद है कि हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू फंड करें, ग्रांट्स के थ्रू फंड करें, यानी कुछ ऐसा पैसा दें जो उस देश से ना लिया जाए, या फिर पैसा इस तरीके से दिया जाए उस देश के अंदर में सीधा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, जिससे उस देश को भी फ़ायदा हो, हमको भी फ़ायदा हो। इस तरीके से हम किसी भी देश को पैसा देंगे। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, सीधा लोन प्रोवाइड करवा दिया। भाई आपको हम थोड़े से कम ब्याज में लोन दे रहे हैं, आप लोन उठा लो। अब उस देश को पैसा भी देना है और ब्याज भी देना है। लेकिन PGI यहाँ पर ब्याज वाला काम नहीं कर रहा है, या तो ग्रांट देगा कि सीधा पैसा गिफ्ट कर दिया, उसके बाद हमें चाहिए नहीं, या फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इस बेसिस पर भी जो कंट्रीज़ हैं ऑब्वियसली बात उनको PGI ज़्यादा पसंद आएगा चाइना के इस BRI से, समझ गए? तो यहाँ पर ये फंडिंग का पैटर्न हो गया। ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो देखो BRI का लंबे समय से क्रिटिसिज्म हो रहा है कि बड़े बड़े लोन्स यहाँ पे निकाल दिए हैं, कंट्रीज़ को यहाँ पर कह सकते हो लोन के तले दबा दिया है चाइना ने। लेकिन PGI के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें हमारे एज इट इज सामने रहने वाली हैं, समझ गए? तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया PGII। तो इस आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, सर एक बार इसके ऊपर वीडियो बना दो। मैंने इसी आर्टिकल में आपको समझा दिया। अब आगे की बात करते हैं। अब जो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना दोस्तों, ये हमारे इसी PGII का हिस्सा है। कहोगे मतलब कि ये कॉरिडोर भी चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। देखो वैसे तो हमारा मेन पर्पज़ है कि हम भारत को, मिडिल ईस्ट को और यूरोप को जोड़ सकें, आपस में व्यापार कर सकें। लेकिन एक पर्पज़ ये भी है कि चाइना के BRI को मात दी जा सके। इसी वजह तो यहाँ पर USA आ रहा है। भाई यहाँ पे देखो अमेरिका की हमें ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम ये कॉरिडोर बना रहे हैं भारत के बीच में। इंडिया इधर हो गया, मिडिल ईस्ट ये हो गया पूरा, और यूरोप ये हो गया। हमें इन तीनों को तो जोड़ना है। अमेरिका तो यहाँ से बहुत दूर है, तो अमेरिका को क्यों आने की ज़रूरत है इसमें? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम चाइना को इसकी जो पावर है वो बढ़ने ना दें और चाइना को यहीं पर कंट्रोल कर लिया जाए। और इसके लिए इन सब कंट्री से ज़्यादा इंटरेस्टेड अमेरिका है कि भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पूरे कॉरिडोर को प्रमोट करेंगे, इस कॉरिडोर में हम सहायता करेंगे। तो इस कॉरिडोर में होने क्या वाला है दोस्तों, जैसे भारत का जो ये पोर्ट है, अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे वरना मज़ा खराब हो जाएगा, ठीक है? ये PGI समझ में आ गया, BRI आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये IMEC प्रोजेक्ट होगा क्या, कैसे तैयार होगा? दोस्तों ये जो IMEC प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर में 3-4 चीज़ें होंगी। एक तो यहाँ पे पहले जहाज़ का रास्ता होगा, यानी कि कुछ बंदरगाह होंगे। जैसे हमारे देश का बंदरगाह होगा, भारत का जो गुजरात में पोर्ट है उसको हम UAE के पोर्ट के साथ में जोड़ देंगे। और फिर ये बंदरगाह से बंदरगाह जोड़ने के साथ
आगे की जो लाइन बनाई जाएगी वो रेल रोड बनाई जाएगी, यानी ट्रेन का पटरियाँ बिछाई जाएंगी। फिर उसके बाद फिर बंदरगाह का रास्ता बनाया जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ कॉरिडोर्स तैयार किए जाएंगे। अब मैं आपको ये वाला मैप दिखाता हूँ। अब ये मैप दिखाने का समय है। यहाँ पर आप देख पाओगे फॉर एग्जाम्पल गुजरात का एक पोर्ट है, मुंबई का, या फिर समझ सकते हो एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह को हम क्या करेंगे, हम यूएई के बंदरगाह से जोड़ देंगे। तो भारत को अगर यूरोप सामान भेजना है तो आज वो सामान कैसे जाता है, वो सीधा यहाँ से निकलता है, ऐसे रेड सी से गुजरता हुआ, इधर स्विस कैनाल से गुजरता हुआ, तब जाके यूरोप में पहुँचता है। इसमें टाइम भी बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगता है, क्योंकि मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, प्लस और भी कई सारे खतरे रहते हैं, क्योंकि समुद्र के रास्ते से ये सामान जा रहा है। अभी क्या होगा, यहाँ पर मुंबई से ये हमारा जहाज़ निकलेगा सामान लेकर, सीधा यहाँ पर यूएई के बंदरगाह पे उतरेगा, और बंदरगाह पे उतारने के बाद में उस सामान को ट्रेन में भर दिया जाएगा, क्योंकि यूएई से हम ट्रेन चलाएंगे सीधा इजराइल तक। ये इजराइल नाम का एक देश है, ये इजराइल का ये जो हाइफा पोर्ट है, ये जो पोर्ट है, ये बंदरगाह है जिसका नाम है हाइफा। तो यहाँ पे हम यूएई के जो बंदरगाह है वहाँ से सामान उतार के ट्रेन में भर देंगे, और उस ट्रेन को यहाँ से चलाया जाएगा, सीधा इजराइल तक पहुँचाएंगे। हाइफा पोर्ट तक वो ट्रेन पहुंचेगी और उसको सामान को वहाँ पे उतारा जाएगा, फिर उसको जहाज़ में लोड किया जाएगा, फिर वो जहाज़ से सीधा यहाँ पे यूरोप में, ये जो कंट्री है ये ग्रीस है, ग्रीस का एक बंदरगाह है यहाँ पर जिसका नाम है पायरेस। तो इस वाले बंदरगाह पे वो सामान पहुँचेगा और इससे पूरे यूरोप को यहाँ पे पहुँचाया जा सकेगा, क्योंकि बाकी यूरोप की आपस में पूरी कनेक्टिविटी है। यूरोप एक जो कंट्रीज, जो 27 कंट्रीज़ है, वो एक दूसरे के साथ में पूरी जुड़ी हुई हैं, समझ गए। तो अगर यूरोप को हमें कुछ बेचना है तो यूरोप भी ये रास्ता यूज़ कर सकेगा, हमें कुछ बेचना है तो हम भी ये रास्ता यूज़ कर सकेंगे। इससे क्या होगा कि जो कनेक्टिविटी है इन तीनों के बीच में वो बढ़ पाएगी। भारत, मिडिल ईस्ट और इधर, क्योंकि बीच में सऊदी अरेबिया का भी बहुत बड़ा रोल है, तो भारत, मिडिल ईस्ट और पूरा का पूरा यूरोप, इनके बीच में इस कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जा रहा है, समझ गए। तो ये रास्ता किस तरीके से जाएगा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ पर जो ईस्टर्न कॉरिडोर बनेगा ये इंडिया से अरेबियन गल्फ तक जाएगा, और नॉर्दर्न कॉरिडोर उसके आगे का गल्फ से सीधा यूरोप तक जुड़ेगा, जो अभी हम लोगों ने देखा। इस कॉरिडोर में इलेक्ट्रिसिटी केबल भी होंगी, हाइड्रोजन पाइपलाइन भी होगी, और हाई स्पीड डेटा केबल्स भी यहाँ पर बिछाई जाएंगी। प्लस हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ और प्रमोट कर रहे होंगे, क्लीन एनर्जी को भी प्रमोट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यापार हो पाएगा। तो ये हमारा रेल रूट हो गया और ये समुद्र का रास्ता हो गया। इंडिया से सीधा यहाँ पर यूएई, यूएई का जो पोर्ट हो गया यहाँ पे, और यूएई से सीधा इजराइल का हाइफा पोर्ट, और हाइफा पोर्ट से सीधा यहाँ पर ग्रीस का पैरिस पोर्ट। इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टिविटी के ऊपर मेन फोकस किया गया है, समझ गए ना इस बात को। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कई सारे कंट्रीज़ को काउंटर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का सिग्नेटरी कौन कौन है, किस किस ने यहाँ पर साइन कर लिया है इसको। तो इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने भी साइन कर लिया है। इतना तक हो चुका है कि इटली, दोस्तों पता है इटली नाम का जो देश है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था। यहाँ पर आप देख पाओगे इटली भी कहीं ना कहीं बीआरआई का हिस्सा था। इटली ने बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर आ गया है। इटली ने बोला अब हमें बीआरआई प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, अब हम क्या करेंगे, सीधा हमें व्यापार करना होगा, तो ये वाला कॉरिडोर अपनाएंगे। भाई कौन सा वाला, ये वाला कॉरिडोर अपना जाएगा। अब हमें यहाँ पर नहीं चाहिए बीआरआई। इटली बीआरआई से बाहर हो गया। तो आप इमेजिन करो ये इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर में, समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कौन कौन के पॉइंट्स को हम एग्जैक्टली कनेक्ट करेंगे, या कौन कौन से बंदरगाह को कनेक्ट करेंगे। तो इंडिया के जैसे गुजरात में आपको एक मुंद्रा पोर्ट देखने को मिलेगा, गुजरात का आपको कांडला पोर्ट देखने को मिलेगा, ये रहा कांडला पोर्ट, ठीक है। उसके बाद नवी मुंबई के अंदर में आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट देखने को मिलेगा, ये रहा पोर्ट। इस पोर्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे के पोर्ट से जोड़ देंगे। और मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर फुजायरिया, जबेल अली और अबू धाबी, ठीक है, ये आपको यूएई में देखने को मिलेगा, यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ के कुछ पोर्ट्स हैं, दमन एंड रास एआई अल पोर्ट आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया में, उस पोर्ट से हम ज्वाइन कर जाएंगे। बाकी इजराइल का हाइफा पोर्ट यहाँ पर आ जाएगा रास्ते में, सऊदी अरेबिया का यहाँ पर गुवैत और हरादा आ जाएगा, फिर जॉर्डन का भी यहाँ पर आप कह सकते हो एक पोर्ट आ जाएगा। इजराइल का हाइफा पोर्ट तो हम ज्वाइन कर ही रहे हैं। यूरोप के कुछ पोर्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर पायरेस पोर्ट ग्रीस का हो गया, इटली का यहाँ पर एक पोर्ट हो गया, ठीक है, मैसिना में। उसके अलावा फ्रांस का यहाँ पर एक पोर्ट हो गया। ये सब यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इटली, फ्रांस सब यहीं पे कंट्रीज़ हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा हमारा बन जाएगा सीधा भारत का यूरोप से, समझ गए ना। तो ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हमें कोई व्यापार करना हो, व्यापार कर सकेंगे। दूसरा, यहाँ पे व्यापार करने में जो कॉस्ट लग रहा था पहले वो कम हो जाएगा। तीसरा, यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। चौथा, बहुत सारा रोज़गार बढ़ने वाला है। पांचवा, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होगा, जो पोल्यूशन पहले हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फोकस करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी, और उसके लिए अभी काम भी चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। दूसरा दोस्तों, आप क्वेश्चन यहाँ पर है क्या इसका कोई नुकसान नहीं होगा। पहली बात मैं आपको समझाता हूँ, ये जो आईमेक प्रोजेक्ट है इसका जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है। जियोपॉलिटिक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो चाइना का बीआरआई है इसको काउंटर करना हमारा एक मेन पर्पज़ है इस आईमेक प्रोजेक्ट का। ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्यों, क्योंकि चाइना ने अपने
लोन तले कई सारी कंट्रीज़ को दबा दिया है। और यूएस चाहता है यहाँ पर कि जो ये चाइना की हरकतें हैं या दुनिया भर की कंट्रीज़ चाहती हैं इसको कंट्रोल किया जाए, रोका जाए। तो चाइना का जो ये तेज़ी से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, इसको काउंटर करने के लिए भी यहाँ पे ये आईएमएफ प्रोजेक्ट काफ़ी हेल्प करने वाला है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पाकिस्तान की जो यहाँ पर कनेक्टिविटी, क्योंकि अगर भारत को ऊपर जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इधर से निकलना पड़ता है, लेकिन हम इधर से निकल नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन है जिसको पाकिस्तान ऑलरेडी कब्जा रखा है। तो हमारी कनेक्टिविटी ऊपर जो हमारी ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उनके पास नहीं हो पाती है। तो भारत की कनेक्टिविटी के ऊपर हम कई सारे कह सकते हो इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से अब हमें ये वाला जो पोर्ट है सीधा हेल्प करेगा। और यहाँ पे अभी हम लोग एक रास्ता और तैयार कर रहे हैं जिससे हम सीधा रशिया से जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी जो वैल्यू है, चाइना, पाकिस्तान, इनकी जो ज़रूरत है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। क्यों ख़त्म करनी भी चाहिए, क्योंकि ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इनके साथ में जो हमारे संबंध हैं वो हमेशा से ही ख़राब रहे हैं। इन कंट्रीज़ के जो एक्टिविटीज़ हैं, कुछ इस प्रकार की हरकतें देखने को मिली हैं जिसकी वजह से इंडिया को कहीं ना कहीं बहुत कुछ नुकसान झेलना पड़ा है। तो हम नहीं चाहते यहाँ पर कि अब इनके ऊपर डिपेंडेंसी बनानी सही रहेगी, समझ गए। तो ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इससे जो इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी है वो प्रमोट होगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक कनेक्टिविटी दुनिया भर में एक और रास्ता बन जाएगा जो एक बहुत मजबूती से कनेक्ट होगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल होगा अफ्रीका को जोड़ना, क्योंकि यहाँ पर मिडिल ईस्ट के नीचे जो ये पूरा का पूरा देख रहे हो ना, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो आने वाले कुछ समय पर हो सकता है इस कॉरिडोर को बढ़ा दिया जाए। जैसे चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉरिडोर को इंक्रीज करता रहता है, कुछ और कंट्रीज़ को ऐड करता रहता है, हम क्या करेंगे इस कॉरिडोर को सीधा यहाँ पर भाई पास में अफ्रीका है, अफ्रीका से जोड़ देंगे। तो आने वाले समय पर अफ्रीका को भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो प्लान यहाँ पर यह भी है कि इसको अफ्रीका से भी जोड़ा जाए इस कॉरिडोर को। इससे यहाँ पर अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट और भी बहुत सारे अफ्रीका के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, वो निकाले जा सकेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी, ऐसा आप यहाँ पर कह सकते हो, समझ गए। उसके बाद क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला अगर हमें व्यापार करना हो तो हमें कहाँ से जाना पड़ता है, ऐसा रास्ता लेना पड़ता है इधर रेड सी से गुजर कर स्वेज कैनाल से ऊपर निकल के इधर मेडिटेरेनियन सी में पहुँचने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर यूरोप से कनेक्टिविटी मिलती है। तो समय बहुत लग जाता है। और अभी हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ से जाएंगे और इधर यूरोप से जुड़ जाएंगे। तो अब ना पहले के कंपैरिजन में जो व्यापार है वो 40% तेज़ हो जाएगा, 40% फास्टर हो जाएगा व्यापार करना, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो व्यापार जितना जल्दी होगा, जितना जल्दी सामान पहुँचेगा आएगा, उतनी तेज़ी से जो बिज़नेस है वो भी ग्रो करेगा, समझ गए। इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बनेगी, क्योंकि जो ये कॉरिडोर है इस कॉरिडोर से यहाँ पर कह सकते हो एक पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन जाएगा। ये सभी कंट्रीज़ आपस में जुड़ जाएंगी, तो इससे जो सामान का मूवमेंट है वो आराम से हो सकेगा। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लगातार, जो कंपनीज़ हैं वो व्यापार कर सकेंगी, वो लगातार ग्रो करेंगी। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, कच्चे आइटम्स होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बनती है। उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। कनेक्टिविटी बनाएंगे तो पहले तो कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, फिर व्यापार होगा, तो हर जगह पर कहीं ना कहीं जो रोज़गार है वो बढ़ रहा होगा। अनस्किल्ड लेबर भी, अनस्किल्ड जो रोज़गार है वो भी हो रहा होगा, जिनके पास में स्किल्स नहीं है, जिनके पास में स्किल्स है उनको लेकर भी यहाँ पर जो रोज़गार है वो मिलता हुआ नजर आएगा इस पूरे पर्टिकुलर रीजन में। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जिसमें जो हमारा बिजनेस या फिर जो व्यापार को लेकर जो भी नियम कानून होते हैं, लॉज होते हैं, ये बाकी कंट्री से अलग होते हैं। यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो पर्टिकुलर रीजन होता है हमारे देश के अंदर, वो बॉर्डर्स होते हैं जिनका मेन मकसद यही है कि व्यापार को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। तो इस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे होंगे। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है एक दूसरे की कंट्री में, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, समझ गए। अब ये तो राइटर ने बता दिए सारे के सारे यहाँ पर इसके फ़ायदे, कि इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। अब आते हैं नुकसान पर, कि भाई इसके कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ इसमें यहाँ पर चुनौतियाँ भी हैं। जैसे सबसे पहली चुनौती है लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी इशू। भाई आप एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हो। मल्टी मोडल का मतलब यह है इसमें रेलवे का रास्ता भी है, रोड का रास्ता भी है, और साथ ही साथ में हमारे जहाज़ों का रास्ता भी है, शिप का रास्ता भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इन सब चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट को बनाने में भी थोड़ी सी काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। प्लस अगर आप देखोगे तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा तैयार करने में बहुत खर्च आने वाला है। पूरे मिडिल ईस्ट में लाइनें बिछेंगी, पूरे मिडिल ईस्ट में ट्रेन की लाइनें, पटरियां बिछानी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आने वाला है। स्पेशली यहाँ पर एक चीज़ बताई भी गई थी, जो कॉस्ट लगभग बोला जा रहा है, एक एस्टिमेशन है, एक अंदाज़ा लगाकर बोला जा रहा है कि जो आईमेक रूट है इसको अगर हम डेवलप करेंगे तो यहाँ पे लगभग जो कॉस्ट है वो $3 बिलियन से लेकर $8 बिलियन तक हो सकती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बिलियंस की, मिलियंस की नहीं, $8 बिलियन तक यहाँ पर पैसा खर्च हो सकता है।
दूसरा पता है एक और प्रॉब्लम हो सकती है क्या, बहुत सारी कंट्रीज से हमारे इश्यूज बढ़ सकते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इजिप्ट का स्वेज कैनाल आज हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये कॉरिडोर तैयार हो जाएगा तो भाई इजिप्ट का स्वेज कैनाल बेकार है। ये जो स्वेज कैनाल है यहाँ पर आज तो व्यापार, आधा से ज़्यादा व्यापार यहीं से हो रहा है। जब यहाँ पर ये कॉरिडोर तैयार हो गया तो मेनली व्यापार जो ये है, आधा व्यापार कम हो जाएगा इस वाले कैनाल से। इस वाले कैनाल से जहाज़ जाने बंद। तो ये वाला पर्टिकुलर रीजन कह सकते हो, इससे यहाँ पर ये कंट्रीज नाराज़, क्योंकि स्वेज कैनाल्स के माध्यम से उनका चल रहा है इकोनॉमी बढ़िया, वो यहाँ पर पैसा अर्न कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो भी हमको देखने को मिलेंगे। कुछ कंट्रीज़ के रिलेशंस बिगड़ेंगे, कुछ कंट्रीज़ के रिलेशंस इंप्रूव होंगे, ऐसा सिनेरियो भी हमको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन चल रहा था कुछ कंट्रीज़ के बीच में बिगड़ जाएगा, कुछ कंट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ नज़र आने वाले हैं आने वाले समय पर इस आईमेक कॉरिडोर को लेकर। आई होप आपको मज़ा आ चुका है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर बात यह है कि ये पूरा आर्टिकल डिस्कस कर लिया गया। आगे कभी भी आईमेक कॉरिडोर को लेकर कोई भी आर्टिकल आएगा, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने केवल इतना सेट करके चलना है। क्योंकि दोस्तों मेंस में ना हमें मिलने हैं कुछ मिनट, और कुछ मिनटों में ही आप लोगों ने यहाँ पर पूरा आंसर लिखना है। तो उस आंसर को लिखने के लिए यहाँ पे आपके पास में पहले से कंटेंट तैयार हो जाना चाहिए। आपको पता ही होगा, जिन्होंने मेंस दिया होगा, भाई बैठते हैं ना हम लोग तो सोचने का समय नहीं मिलता है, सर उठाकर इधर उधर देखने का समय नहीं मिलता है, सच्ची बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद में जब आप बैठोगे तो आपको पता चलेगा सर उठाने का समय भी नहीं मिलेगा। और इतनी ज़्यादा यहाँ पर कि मतलब लिखना ही लिखना है। और उसके लिए अगर आपकी जितनी प्रिपरेशन पहले से, जितना कंटेंट आप तैयार कर चुके हो, जितने नोट्स आप पहले पढ़ चुके हो, वही आपको हेल्प करेंगे। आप आईमेक कॉरिडोर को लेकर मान लो कोई आर्टिकल आ गया, भाई वहाँ पर लिमिट 250 शब्द हो गए, 250 शब्द में आप उसका आंसर लिखना है। तो उसके लिए पहले से कंटेंट रेडी करना। इस प्रकार से मैं आपको ये कवर करवा के चल रहा हूँ। ठीक है, तो एक टॉपिक को लेकर पूरा का पूरा कवरेज हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नवा अगला आर्टिकल अगेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 29th वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो पीआईबी के अंदर, यानी कि डायरेक्टली गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंदर में डेटा पब्लिश है, और यहाँ से पीआईबी से बहुत आर्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली सरकार जो अपना डेटा है वो पब्लिश कर रही होती है, तो गवर्नमेंट के साइड से डेटा आया है, कुछ यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन, कोई चेंजेस आपको नहीं मिलते हैं। तो हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 29th वर्ल्ड ओजोन डे को सेलिब्रेट किया है। इस वजह से यहाँ पे वर्ल्ड ओजोन डे न्यूज़ में है, और ओजोन के बेसिस पर कई सारे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुका है। आपको मैं बता दूं, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, काफ़ी सारी जगह पर ये क्वेश्चंस पूछे गए। तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, स्पेशली एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो आपको पता होना चाहिए। तो हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में 29th वर्ल्ड ओजोन डे का यहाँ पर जो सेलिब्रेशन है वो किया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मेन फोकस ये है कि जो ओजोन लेयर तेज़ी से ख़त्म होती चली जा रही है, उस ओजोन लेयर को बचाना। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आएगा कि सर ये ओजोन लेयर होती कौन सी है। ये ओजोन लेयर कहीं ना कहीं आज हमको बचा रही है पृथ्वी के ऊपर। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सन है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो निकलती हैं, यूवी रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज बहुत खतरनाक होती हैं। एक इंसान के स्किन के ऊपर डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इवन स्किन कैंसर से गुजरना पड़ सकता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे पृथ्वी के ऊपर में एक ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर कहाँ पे होती है, पृथ्वी से आपने ऊपर चलना होगा। लगभग कितना ऊपर चलना पड़ेगा, 10 से 40 किलोमीटर ऊपर चलना पड़ेगा। 10 से 40 किलोमीटर ऊपर चलोगे तो एक यहाँ पर हमारी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, कौन सी आती है, ये हमारे एटमॉस्फेयर्स होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर आप देख पाओगे स्ट्रेटोस्फीयर आता है, ये आपको पर्पल कलर का दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रेटोस्फीयर है। तो जो ओजोन लेयर होती है ये कहाँ पे स्थित होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर यहाँ पर स्थित होती है। और ये जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है ना, इस अल्ट्रावायलेट रेज को यहाँ पर ऊपर रोक देती है। ऊपर रोकने से कहीं ना कहीं हमें बचाने का काम करती है। लेकिन पिछले कुछ समय पर क्या हो रहा है, हम अपने पृथ्वी पर कई सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हमारे फ्रिज के अंदर यूज़ होता है। इस प्रकार के कई सारे और गैसेस हैं, केमिकल्स हैं जिनका यूज़ कर रहे हैं। पता है उनके यूज़ से क्या हो रहा है, हमारी जो ऊपर के एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं टूट रही हैं या छेद होता चले जा रहा है उसमें। फॉर एग्जांपल ये देख पाओगे जो डिप्लीटेड ओजोन लेयर है, यहाँ पर छेद हो गया, इसमें छेद हुआ, तो इससे क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधा हमारे पास में आती हुई नजर आएंगी। स्ट्रेटोस्फीयर हमें बचाने का काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे छेद होता चले जाता है तो ओजोन लेयर हमारे पास में सीधा पहुँचनी स्टार्ट हो जाएंगी। कई सारी जगह पर जो होल है ये पाया भी गया है, ये मैंने पिछले साल आपको पढ़ाया भी था।
ठीक है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। तो ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे पृथ्वी से ऊपर 10 से 40 किलोमीटर जाना है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में वो प्रेजेंट होती है। उसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर वाला रीजन बोलते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं तो पहले हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। आपको पता होगा हमारे पृथ्वी के ऊपर में एटमॉस्फेयर की कई सारे लेयर्स हैं। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, ये 12 से 18 किलोमीटर के आसपास होती है, यानी पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो 12 से 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर होती है। फिर उसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर जाओगे मीजोस्फेयर, उसके ऊपर जाओगे थर्मोस्फेयर, और उसके ऊपर जाओगे तो एग्जॉस्फेयर आता है। यानी पृथ्वी से लगभग 800 से 3000 किलोमीटर दूरी पर जहाँ पे हम सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं वो हमारा एग्जॉस्फेयर देखने को मिलेगा। तो ये हमारी लेयर्स हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? आगे आते हैं। तो ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमें बचाती है सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेस से। ठीक है, तो ये जो लेयर है ना, इसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के नाम से भी जानते हैं, गुड ओजोन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी हेल्थ इफेक्ट्स को बचाने का काम करती है। जैसे यहाँ पर अगर डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पड़ती है हम तक, डायरेक्ट यूवी रेस पड़ती हैं, तो इससे आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। हमारी मरीन लाइफ खत्म हो सकती है, समुद्र के अंदर जो यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं वो खत्म हो सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो सकता है, फॉरेस्ट्री तबाह हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और आजकल क्या हो रहा है, जो मैन मेड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ऐसे कई सारे केमिकल्स जो कि कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारी इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जितना नुकसान हम ओजोन लेयर को पहुंचाएंगे उतना ही नुकसान फिर मानव जाति को होने वाला है पृथ्वी के ऊपर। समझ गए? तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कई सारे प्रकार के हो सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो ये हमारे ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं, इसको इसके अंदर छेद करते हुए चले जा रहे हैं, स्पेशली स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में। तो इससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अभी क्या हुआ है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रोकने के लिए बहुत सारे अलग अलग एग्रीमेंट्स हो चुके हैं देश भर में, दुनिया भर में। तो एक एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल वीना कन्वेंशन हुआ था 1985 में, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया 1987 के अंदर। तो ये बड़े बड़े एग्रीमेंट्स जो हैं, इनमें मेन मकसद यही है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का कम से कम यूज़ करना, हमारी ओजोन लेयर की सुरक्षा करना। समझ गए? और इसी ओजोन लेयर को इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या होता है, हम हर साल वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व करते हैं। तो हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये हम लोग इसलिए भी ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था 1987 में, उसको भी यहाँ पर ये जो दिन है ये सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना दोस्तों, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी थी। बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है। इनका मेन पर्पज़ ये था कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारी ओजोन लेयर को तबाह कर रहे होते हैं, इनके प्रोडक्शन को, इनके कंजम्पशन को ख़त्म करना, ये हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। और मैं इसलिए इतना डिटेल से बता रहा हूं क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली सवाल पूछ चुका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर। ये आप देख पाओगे 2015 में सवाल पूछा गया था। सवाल यह था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोलिंग एंड फेसिंग आउट द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो वो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल था? तो ऑप्शन नंबर भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। समझ गए? इस वजह से आपको बोल रहा हूँ कि आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनते हुए चलना। बाकी जो हमारे वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड ओजोन डे का थीम, इसका विषय क्या है। तो इसका थीम क्या है? यह है फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। पॉल्यूशन को कम से कम करना, क्लाइमेट चेंज को कम से कम करना, जिससे हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन दे पाएंगे। ये हमारा इस बार का विषय है। सिंपल बात हो गई, और विषय में कोई बदलाव नहीं होगा, एज इट इज़ आपने रटना पड़ेगा। जो वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। अब बात यहाँ पर यह है कि भारत ने जो यहाँ पर ये काम किया है, इसमें इंडिया का जो अचीवमेंट है स्पेशली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, वो क्या है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो इंडिया ने भी यहाँ पर इस प्रोटोकॉल को साइन कर रखा है। हम लोग इसके सिग्नेटरी हैं जून 1992 से। हमने भी यहाँ पर इसको अपना रखा है। और इंडिया ने सक्सेसफुली इस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में, अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं दोस्तों? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स हो गए, मिथाइल ब्रोमाइड हो गए, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गए। ये कुछ नाम ध्यान रखने, हो सकता है आपसे सीधा ऊपर दिया जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, ये क्या चीज़ें हैं? तो ये ध्यान रखना, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। तो इसको यहाँ पे हम लोगों ने फेस आउट करना स्टार्ट किया 1 जनवरी 2010 तक। हमने सक्सेसफुली कई सारा जो यहाँ पर ये केमिकल है इसको फेस आउट किया, इसको हटाया अपने एटमॉस्फेयर से। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हटाने के लिए ऊपर स्पेशली फोकस किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो कि आपके रेफ्रिजरेटर्स के अंदर में, फ्रिज के अंदर भी यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना, इसको हम लोग फोकस कर रहे हैं अलग अलग स्टेजेस में। जैसे कि यहाँ पर स्टेज 1 के अंदर हमारा मेन मकसद था कि 2012 से 16 के बीच में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम से कम यूज़ किया जाए। फिर स्टेज 2 के अंदर मकसद है कि इस जो कम यूज़ कर रहे हैं इसको और ज़्यादा कम कर दिया जाए 2024 के अंत तक। और इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे जो टारगेट्स अपने वो अचीव करे हैं। समझ में आ गया?
आगे आते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात की जाती है, एक और ओजोन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। अब ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कौन सा होता है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को हम लोग ग्राउंड लेवल ओजोन भी बोलते हैं। देखो दोस्तों, दो प्रकार के ओजोन्स होते हैं, दो प्रकार की ओजोन लेयर होती है, बहुत ध्यान से दिमाग खोल के सुनना। एक ओजोन लेयर होती है गुड ओजोन लेयर और एक होती है बैड ओजोन लेयर। जो गुड ओजोन लेयर होती है वो कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। जो स्टार्टिंग मैंने आपको ओजोन लेयर पढ़ाया ना कि स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, वो हमारी गुड ओजोन है जो हमें ऊपर सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज से बचा रही है। एक होती है बैड ओजोन। बैड ओजोन बेसिकली वो सिंपल पोल्यूशन है, वो गंध है बिल्कुल। और वो जो पोल्यूशन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फीयर में, जो हमारे बिल्कुल धरती के करीब होता है। धरती के करीब वाला जो एटमॉस्फेयर है, 0 से लेकर 12 से 18 किलोमीटर तक का जो रीजन है, जो हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जो ट्रोपोस्फीयर वाला एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर जो ओजोन प्रेजेंट होता है वो बैड ओजोन होता है। उसी को हम लोग ट्रोपोस्फेरिक ओजोन या उसको हम बैड ओजोन के नाम से जानते हैं। सिंपली वो एक पोल्यूशन है, वो प्रदूषण है, कुछ घंटों तक, कुछ सप्ताह तक वो एज इट इज़ रहता है। और इस पोल्यूशन में आपका मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गया, जो डायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी मानव की जो हरकत है उसकी वजह से निकल रहा है। बहुत सारे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन निकल रहा है हमारे पावर प्लांट से, गाड़ियों मोटर से और दूसरी जगह से। वो सब पोल्यूशन यहाँ पर जो जमा हो रहा है वो एक लेयर बना रहा है, उसको हम ओजोन बोलते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर का जो ओजोन होता है ये बैड ओजोन होता है, स्ट्रेटोस्फेयर का जो ओजोन होता है ये गुड ओजोन होता है, ये अच्छा होता है, जो हमको प्रोटेक्शन दे रहा होता है। समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ये ग्राउंड लेवल का ओजोन है, यानी ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है ना, इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटोकॉल अपनाया गया जिसका नाम था गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को एस्टेब्लिश किया गया था 1999 में, ताकि जो भी पोल्यूटेंट्स, जो भी यहाँ पर इस प्रकार के जो कूड़ा करकट है, जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के ऊपर में एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, जो गंदी ओजोन है, जो बैड ओजोन है, वो तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रही है, इसको रोकने का काम करता है ये गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल ने यहाँ पर कुछ लिमिट सेट कर रखे हैं एयर पोल्यूटेंट्स को लेकर, जैसे इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अमोनिया है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मीथेन वगैरह जैसी चीज़ें हो गई, जो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत घातक हैं, बहुत हानिकारक हैं। इनकी एक लिमिट्स को सेट कर रखा है गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल ने। समझ गए। इस प्रोटोकॉल को अपडेट किया गया था 2012 में, और इसमें ये जितने भी ये पोल्यूशंस हैं इसको ऐड करने के साथ साथ बाद में इसमें पर्टिकुलेट मैटर को भी ऐड किया गया, ब्लैक कार्बन को भी ऐड किया गया। पर्टिकुलेट मैटर छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े, ये पता है एक इंसान के बाल का साइज़ है, हेयर का साइज़ है, उसके बाल से भी छोटे साइज़ के टुकड़े यहाँ पर जो कंकड़ के होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं एक इंसान के लिए। वो सांस लेते हैं तो उनके बॉडी में चले जाते हैं, उसके बाद उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं। स्पेशली यहाँ पे देख पाओगे जो पोल्यूशन आज के समय पर देखने को मिल रहा है, या पोल्यूशन की वजह से जिन भी लोगों की मृत्यु हो रही है, वो स्पेशली यहाँ पर इन्हीं पर्टिकुलेट मैटर की वजह से हो रही है। समझ गए। तो ये जो लिस्ट है गोथेनबर्ग की, इसको अपडेट कर दिया गया है। इसमें ये वाले पोल्यूटेंट्स के साथ साथ पर्टिकुलेट मैटर और ब्लैक कार्बन दोनों चीज़ों को यहाँ पर डाल दिया गया है, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल। मज़ा आ रहा है ना, बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, बस खाली सुनते हुए चलो, लास्ट में आपकी मेमोरी चेक की जाएगी, आपने कितने कंसंट्रेशन पावर से पूरे लेक्चर को सुना है। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है समुद्र प्रहारी डिप्लॉयमेंट टू आसियान। समुद्र प्रहारी क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर आपको जो जहाज़ दिख रहा है ना, यही हमारा समुद्र प्रहारी। ठीक है, इसको लेकर अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जो डिफेंस मंत्रालय है, उन्होंने यहाँ पर ये आर्टिकल दिया है। उन्होंने ये बोला है कि जो भारत का एक कोस्ट गार्ड शिप है, कोस्ट गार्ड शिप, ध्यान रखना, जो हमारे कोस्टल रीजन, तट वाले जो रीजन होते हैं, वहाँ की सुरक्षा करने के लिए एक जहाज़ हमारे पास है जिसका नाम है समुद्र प्रहारी। तो ये शिप जा चुका है आसियान कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक इनिशिएटिव है मैरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स का, जहाँ पे समुद्र के अंदर जो बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है। रीज़न कई सारे हो सकते हैं, कभी कभी यहाँ पर समुद्र में जहाज़ ख़राब हो गया, उसमें से तेल निकल गया तो पोल्यूशन हो गया। तो उस चीज़ में हमें क्या करना है, तो उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोगों ने इसी जहाज़ को बनाया है समुद्र प्रहारी। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के यहाँ पर जो आसियान कंट्रीज़ हैं उन तक पहुँच रहा है हमारा समुद्र प्रहारी, पार्टिसिपेट कर रहा है एक अभियान के अंदर में जिसका नाम है पुनीत सागर अभियान। हमारे 13 एनसीसी जो कैडेट्स हैं वो यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम बीच की साफ़ सफाई के ऊपर फोकस करेंगे। तो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इस हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रहारी ने। इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि समुद्र प्रहारी क्या है। ठीक है, इसको हम लोग तट रक्षक भी यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि तट की सुरक्षा करने के लिए, जो हमारा तट होता है, समुद्र का किनारा है, स्पेशली वहाँ की सुरक्षा करने के लिए इस प्रकार के जहाज़ बनाए जाते हैं। तो भारत का इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रहारी, इसको हम लोग एक स्पेशलाइज्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल भी बोलते हैं, एक ऐसा जहाज़ जो कि प्रदूषण को कंट्रोल करने का काम करता है समुद्र में स्पेशली। तो अभी ये आसियान कंट्रीज़ पहुंच चुका है अपने एक इनिशिएटिव के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए। समझ गए। इस प्रकार का पार्टिसिपेशन पहले भी चला है, ये इस इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट पहले भी हो चुका था और अब की बार फिर हो रहा है।
तो अभी यहाँ पर दोस्तों ये आसियान कंट्रीज़ में पहुँचा है 14 सितंबर 2023 से लेकर 14 अक्टूबर 2023 तक। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो चलने वाला है, यानी 11 सितंबर से लेकर यहाँ पर ये पूरा इवेंट चलने वाला है। तो आसियान कंट्रीज़ आपको पता है टोटल ये 10 कंट्रीज़ हैं, जिसमें यहाँ पर म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया है। ठीक है, आसियान कंट्रीज़ को हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत के कंपैरिजन में ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन में है। ठीक है, वैसे अगर ओवरऑल मैप में भी देखोगे तो भी यहाँ पर एशिया में साउथ ईस्ट रीजन में ही है ये, समझ गए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पाओगे म्यांमार है, म्यांमार से भारत अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, पता है। अगर यहाँ पर देखोगे तो एक इंडिया आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, उसके बाद कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज़ आसियान कंट्रीज़ हैं। क्लियर? आगे आते हैं। आप थोड़ा सा समुद्र प्रहरी के बारे में जान लो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पहले कई बार पूछ चुका है। तो समुद्र प्रहरी क्या है? भारत का एक कोस्ट गार्ड शिप है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? जो हमारा पोल्यूशन इसको कंट्रोल करना। इस जहाज़ को मुंबई में लेकर आया गया, मतलब मुंबई में एक कह सकते हो स्टार्ट किया गया 9 अक्टूबर 2010 से यहाँ पर ये जहाज़ काम कर रहा है, कमीशन किया गया उस समय पर। इसके फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें एक एडवांस पोल्यूशन कंट्रोल गियर का यूज़ किया गया है। ऑयल रिकवरी डिवाइसेस हैं, यानी कि कभी कभी क्या होता है ना, इस प्रकार से समुद्र में जहाज़ टूट जाता है या जहाज़ का कोई घटना हो जाती है, उससे बहुत सारा तेल जो है समुद्र में रिलीज़ हो जाता है, और वो जो तेल रिलीज़ होने की वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट डैमेज हो जाता है। कई सारे जानवर जो समुद्र के अंदर प्रेजेंट है वो मरने लगते हैं। तो उस समय पर यहाँ पर उनको बचाने का काम करना, ऑयल रिकवरी डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करता है क्या? हमारा समुद्र प्रहरी इन सब चीज़ों को यूज़ करने का काम करता है। इतना ही नहीं, इस जहाज़ के ऊपर में ताकत है ये कहीं ना कहीं हमारा एक चेतक हेलीकॉप्टर का भी मेन काम क्या है? पोल्यूशन में अपना जो है एक ऑपरेशन चलाना। तो उसके लिए भी यहाँ पर ये इस चेतक हेलीकॉप्टर को भी लेकर चल सकता है। ये इसकी ताकत है इस समुद्र प्रहरी जहाज़ की, समझ गए। तो यहाँ पर ये हो गया, प्लस अनमैन्ड मशीनरी ऑपरेशन चलाने का भी काम कर सकता है। ऑयल स्पिल मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, क्या होता है दुनिया भर में कई सारे इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पे ऑयल स्पिल के केस निकल कर आते हैं। और इस ऑयल स्पिल से जहाज़ में किसी कारणवश या जहाज़ में किसी घटना की वजह से उससे तेल निकलने लगता है और समुद्र में पूरी तरह से फैल जाता है। तो उसको यहाँ पर हम लोग ऑयल स्पिल का नाम देते हैं, समझ गए। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी, जो हमारा जहाज़ गया है ना आसियान कंट्रीज़ में, उनके साथ में मिलकर पुनीत सागर अभियान में पार्टिसिपेट करेंगे हमारे 13 नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और उनका मेन काम क्या होगा? जो हमारा बीच है ना, उसको अच्छे से क्लीन अप करना और जो एक तरीके से साफ़ सफाई की एक्टिविटीज़ हैं उसको यहाँ पर अपनाना। अब दोस्तों यहाँ पर क्योंकि हम लोग इस समुद्र प्रहरी के बारे में बात कर रहे हैं और इस जहाज़ का मेन काम है समुद्र की सफाई करना, उसकी सुरक्षा करना, तट की सुरक्षा करना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैरीन पोल्यूशन होता है, यानी समुद्र के अंदर जो प्रदूषण होता है, उससे निपटने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हमारे पास में हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज के बारे में हम लोग बात भी करते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 का ये एग्रीमेंट है, जिसका मेन मकसद है कि जो भी हमारा मैरीन एनवायरनमेंट होता है, जो भी समुद्र का एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्शन करना, वहाँ पे कूड़ा वगैरह जो है उसको फेंकने से रोकना, है ना, उसका पूरी तरह से साफ सफाई के ऊपर ध्यान देना। और मैं आपको बता दूं इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, भारत ने भी यूएन क्लॉज को साइन कर रखा है। फिर ऐसे यहाँ पर एक दूसरा इनिशिएटिव होता है मारपोल। ये जो इनिशिएटिव मैं आपको बताता हूँ ना, ये मेंस में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। आप देख पाओगे कई सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर ये है और बताओ यहाँ पर इसके इनिशिएटिव्स क्या हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आसियान को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हमारे टॉपिक से भटक गया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो ऑयल पोल्यूशन क्या है, इसको लेकर सवाल पूछ लिया गया। ये मेंस में 2023 में पूछा गया है। 2023 यानी इस साल की बात कर रहा हूँ मैं। इस साल क्वेश्चन क्या आया था? व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन, what are its impact on the marine ecosystem, in what way is oil pollution particularly harmful for a country like India। डायरेक्टली ये सवाल आ गया, तो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो जो आपको कंटेंट दिया गया है इसके बेसिस पर। समझ गए, 2023 का इस साल का प्रश्न था। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल्स को लेकर चल रहे हैं। न्यूज़पेपर में कई सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा फालतू भी होती हैं, बट अब यहाँ पे वो वाला सिस्टम हमारा ख़त्म। समझ गए। तो मारपोल की बात कर रहे हैं, तो यह इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप, मारपोल की बात कर रहे हैं। तो मारपोल का भी मेन मकसद क्या है कि जो हमारा मैरीन एनवायरनमेंट है यहाँ पर पोल्यूशन को रोकना। और भारत मारपोल का भी एक सिग्नेटरी है, ध्यान रखना। भारत ने यूएन क्लॉज को तो साइन कर रखा है और मारपोल को भी हम लोगों ने साइन कर रखा है। उसके साथ साथ हमारे समुद्र की सुरक्षा के लिए, वहाँ पे प्रदूषण को रोकने के लिए एक और एग्रीमेंट है जिसको लंदन कन्वेंशन या लंदन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसका भी मेन मकसद मैरीन एनवायरनमेंट को बचाना, किस चीज़ से? जो कूड़ा करकट है उसको वहाँ पे डंप करने से बचाना, हमारे ओशन की प्रोटेक्शन करना।
ये जो लंदन कन्वेंशन है ना, इसको 1972 में अडॉप्ट किया गया था। क्या भारत इसका हिस्सा है? ध्यान रखना, भारत इसका हिस्सा नहीं है, ना ही लंदन कन्वेंशन का हिस्सा है, ना ही लंदन प्रोटोकॉल का हिस्सा। हम इन दोनों में से किसी का पार्टिसिपेंट नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडिया इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं है। उसके अलावा इंडिया नॉर्वे मरीन पॉल्यूशन इनिशिएटिव भी है। भारत ने नॉर्वे के साथ मिलकर काम किया है कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी ब्लू इकॉनमी को ग्रोथ करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा पॉल्यूशन है उससे हम टैकल करने में एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोऑपरेट करके काम करेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ अगला आर्टिकल भी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। बात कर रहे हैं हम लोग डीऑक्सीजनेशन इन द रिवराइन सिस्टम के बारे में, रिवराइन इकोसिस्टम के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत रेलिवेंट है। डीऑक्सीजनेशन क्या होता है आपको जानना ज़रूरी है। हमारी जो रिवर्स होती है, जो नदियाँ होती हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट आई है जो कि ये बता रही है कि पिछले कुछ समय पर डीऑक्सीजनेशन देखने को मिला है। डाउन टू अर्थ का ये एडिटोरियल है, यहाँ पे आर रोहिणी ने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है। ये मेंशन करते हैं, एक स्टडी आई है जहाँ पे बताया गया है कि कैसे यहाँ पर जो दुनिया भर की नदियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स में आ रही हैं और आने वाले 70 सालों में पॉसिबल है मछलियों की आधे से ज़्यादा जो प्रजातियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। रीज़न यहाँ पर डीऑक्सीजनेशन। तो डीऑक्सीजनेशन क्या है, ये टर्म जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो न्यूज़ क्या है, हाल ही में यहाँ पर एक स्टडी पब्लिश होती है नेचर क्लाइमेट चेंज में। ये स्टडी आई है किसके साइड से? पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साइड से। यूएस ने यहाँ पे हाईलाइट किया है इस पूरे मुद्दे को और बोला है यहाँ पर जो सबसे बड़ी चिंता वाली बात है दुनिया भर के नदियों को लेकर वो है डीऑक्सीजनेशन। ये जो पूरी रिसर्चर्स की टीम है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है वाटर की क्वालिटी को देखने के लिए। वाटर की क्वालिटी को यहाँ पर इन्होंने एनालाइज़ किया। 800 से ज़्यादा जो नदियाँ हैं यूएस में, पूरे सेंट्रल यूरोप में, उन सभी नदियों को एनालाइज़ किया है और सबसे जो कॉमन चीज़ पाई गई है वो है डीऑक्सीजनेशन। अब सवाल यह है कि सर यह डीऑक्सीजनेशन है क्या? ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। डीऑक्सीजनेशन बेसिकली यहाँ पर हमारे कभी भी किसी भी वाटर और बॉडी में अगर डीऑक्सीजनेशन होता है तो उसका मतलब है उस पानी के अंदर में जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो रहा है। पानी में ऑक्सीजन कम हो रहा है या बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो जो भी हमारी नदियाँ हैं, झील है, ओशन है या दूसरी वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें डीऑक्सीजनेशन जब भी वर्ड यूज़ किया जाएगा मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। और जब जब दोस्तों ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, इससे कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। और ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है उसके पीछे कई सारे यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी आपको नजर आएंगे, यानी मानव की कुछ हरकतें भी हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सवाल ये उठता है आपसे यहाँ पर चाहे इंटरव्यू में पूछा जाए कि डीऑक्सीजनेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा एक्वेटिक लाइफ पर। ये तो कॉमन है भाई। डीऑक्सीजनेशन से होगा क्या, बहुत सारे डेड जोन बनने लगेंगे। मतलब भाई समुद्र के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम होने लगा और ऑक्सीजन कम होते क्या हुआ, मछलियाँ मरने लगेंगी, बाकी जो और जीव जंतु हैं वो मरने लगेंगे। तो इससे पूरा डेड जोन बन जाएगा और ये ऑलरेडी डेड जोन बन रहा है। कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट, कई सारे इंडस्ट्री से बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है, अर्बन सोर्सेज से बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है। उन सब चीज़ों की वजह से बाल्टिक सी में ऑलरेडी ऑक्सीजन कम हो चुका है और ऑक्सीजन कम होने की वजह से कुछ एरियाज डेड जोन बन चुके हैं, बहुत सारी मछलियाँ मर चुकी हैं, पेड़ पौधे मर चुके हैं। अब ये बाल्टिक सी कहाँ पर है, तो ये बाल्टिक सी आपको ये देखने को मिलेगा। बाल्टिक सी के आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? इधर स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे पोलैंड है, बेलारूस है, रशिया है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आप देख पाओगे। इनको बाल्टिक कंट्रीज़ में हम लोग बोलते हैं। तो ये बाल्टिक सी आपको ये देखने को मिलेगा। इस वाले समुद्र वाले रीजन में कहीं ना कहीं डीऑक्सीजनेशन शुरू है। और उसके अलावा जो कोस्टल एरियाज़ है, फॉर एग्जाम्पल गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर भी बहुत सारे डेड जोन्स आपको समर में देखने को मिलते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको बेसिकली ये है, ऊपर अमेरिका है, अमेरिका के नीचे मैक्सिको, अमेरिका के साथ में बॉर्डर शेयर करता है और अमेरिका से ऊपर आपको कनाडा देखने को मिलेगा। ये तीनों कंट्रीज लाइन्स हैं, है ना। तो यूएस मैक्सिको के जस्ट बीच में जो ये गल्फ है, इस तरीके से ये रीजन बनता है ना, इसको हम गल्फ बोलते हैं, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर इस वाले पोर्शन में भी हम लोगों ने देखा है क्या, ये डीऑक्सीजनेशन शुरू हो चुका है। कई सारी जो मछलियाँ हैं, अलग अलग पेड़ पौधे जो हमारे पाए जाते हैं समुद्र के अंदर में, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक और प्रॉब्लम आएगा। तो पहला इंपैक्ट तो ये हो गया एक्वेटिक लाइफ के ऊपर। दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है भाई, जहाँ पर जिस समुद्र के पोर्शन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा वहाँ से मछलियाँ भागेंगी, दूसरे जानवर भागने की कोशिश करेंगे, दूसरी जगह पर आएंगे। तो दूसरी जगह पर जब जाएंगे तो इससे इकोसिस्टम जो का बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है। क्योंकि अभी यहाँ पर जो नेचर के हिसाब से देखोगे तो चीज़ें बैलेंस्ड हैं भाई, सभी जगह पर कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर बैलेंस वे में बनाई गई हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि एक समुद्र से जाकर सारे के सारे जो जानवर हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, दूसरी जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो इससे इकोसिस्टम का बैलेंस खराब हो जाएगा।
ठीक है, हो सकता है यहाँ पर ये जानवर वहाँ पे पहुँच कर सुरक्षित रहें या ना रहें, या फिर दूसरे जानवरों को, वहाँ के जो नेटिव जानवर उनको सुरक्षित रहने दें या ना दें, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। फिर बात आती है यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ की, यानी डीऑक्सीजनेशन की वजह से जो हमारा पीने का पानी है उसकी जो क्वालिटी है वो भी ख़राब होती है। और अगर यहाँ पर ये पोल्यूशन वाला जो वाटर है जिसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, ये अगर पी लिया जाए तो ये बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंसान के लिए अनसेफ वाटर है, हानिकारक है बहुत। फिर बात है यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। डीऑक्सीजनेशन का जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार, हमारे बहुत सारे मछुआरे हैं, स्पेशली भारत की बात करेंगे तो भारत की जो फिशरीज इंडस्ट्री है पिछले कुछ समय पर बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो अगर यहाँ पर डीऑक्सीजनेशन होगा तो इससे मछलियाँ मरने लगेंगी, और मछलियाँ अगर यहाँ पर मरने लगेंगी तो इससे प्रॉब्लम क्या उठेगी? प्रॉब्लम ये उठेगी, हमारा मछलियों की संख्या कम हो जाएगी। जो हमारे मछुआरे हैं उनके पास में कोई ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बचेगी, वो क्या करेंगे? वाटर क्वालिटी के ख़राब होने की वजह से जो टूरिज्म वगैरह है वो भी यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। टूरिज्म की वजह से जो पैसा आता है देशों के अंदर में, कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो केवल टूरिज्म पे रन कर रही हैं, उनका टूरिज्म अफेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ गए? अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस स्टडी ने जो बताया है डीऑक्सीजनेशन के बारे में, इसके कुछ और हाईलाइट्स हैं। स्टडी का कहना यहाँ पर यह है कि जो पानी है, कहीं ना कहीं जो नदियाँ हैं वो तेज़ी से गर्म भी हो रही हैं, और वहाँ पे डीऑक्सीजनेशन, ये दोनों प्रोसेस चल रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शहर और गाँव की नदियाँ हैं इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। गाँव वाली जो नदियाँ यहाँ पर केवल डीऑक्सीजनेशन है, गर्म नहीं हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन कम है। लेकिन शहर में जो यहाँ पर नदियाँ प्रेजेंट हैं, रूरल एरियाज़ का अगर यहाँ पर इम्पैक्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा बुरे हालात हैं। अर्बन रिवर्स की अगर आप लोग बात करोगे वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म भी हो रही हैं और वो डीऑक्सीजनेशन के प्रोसेस से भी गुजर रही हैं। समझ गए? आगे आते हैं। फिर उसके बाद में ग्रीन हाउस गैस एमिशन और टॉक्सिक मेटल्स भी रिलीज़ हो रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है यार, ऑक्सीजन कम हो रहा है, दूसरी तरफ पोल्यूशन रिलीज़ हो रहा है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो डबल हो रही हैं। फिर आगे का अंदाज़ा लगाया गया है, कुछ प्रेडिक्शंस करी गई हैं। प्रेडिक्शंस क्या की गई हैं कि आने वाले 70 सालों में जो हमारा रिवर सिस्टम है, जो पूरा नदियों का सिस्टम है, स्पेशली साउथ अमेरिका में हो गया, ठीक है, अभी हम गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात कर रहे थे, उसके अलावा नीचे के कुछ रीजन्स हो गए, वहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेज़ी से कम हो रहा है और आने वाले समय पर और कम हो जाएगा। इससे बहुत सारी जो स्पीशीज़ है मछलियों की वो ख़त्म होने वाली हैं, वो प्रजातियाँ आज के बाद यहाँ पे मतलब दुनिया में आने वाले समय पर दिखाई भी नहीं पड़ेंगी। और एक अंदाज़ा और बताया जा रहा है कि जो फ्यूचर यानी आने वाले समय पर भविष्य के अंदर में जो ये डीऑक्सीजनेशन का रेट है, जो इसका स्तर है, वो 1.6 से लेकर 2.5 टाइम्स ज़्यादा होने वाला है। ऐसा भी यहाँ पर कुछ रिवर्स को स्टडी करने के बाद में बताया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ओशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब आप देख पाओगे यूपीएससी ने यहाँ पर भी एक सवाल पूछा हुआ है। सवाल ये था यूपीएससी का 2012 का कि मतलब ये हमारा ना डायरेक्टली आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा लिंक करके ये दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी कि आज ऐसा क्वेश्चन, मतलब इतिहास में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, अब आर्टिकल न्यूज़ में डीऑक्सीजनेशन को लेकर है तो आपसे हो सकता है डीऑक्सीजनेशन पूछ लिया जाए। एक समय पर बहुत ज़्यादा एसिडिफिकेशन न्यूज़ में था, एक टर्म एसिडिफिकेशन होता है, ओशंस का एसिडिफिकेशन, ये बहुत न्यूज़ में था। तो आपसे ये पूछ लिया गया कि जो एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस होता है, ये जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इससे क्या प्रॉब्लम्स, क्या चिंताएं नज़र आ सकती हैं। 4 स्टेटमेंट दिए गए, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या इससे यहाँ पर जो ग्रोथ, जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। दूसरा, जो ग्रोथ है हमारे कोरल रीफ्स की, कोरल रीफ्स आपको पता है रंग बिरंगी से प्रेजेंट होते हैं हमारे समुद्र के अंदर में, वो अफेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तीसरा, कुछ एनिमल्स जो हैं जो कि कहीं ना कहीं जिनका फाइटोप्लैंक्टन के साथ में एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है, वो एनिमल्स इफेक्ट हो सकते हैं। कई सारे एनिमल्स फाइटोप्लैंक्टन का खाने का काम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब फाइटोप्लैंक्टन के अफेक्ट पड़ेगा तो एनिमल्स के ऊपर, जो उसको खाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, क्या ओशन एसिडिफिकेशन से क्लाउड सीडिंग होगा? क्या बादल बनेंगे? ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला। वो सब यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है वो यहाँ पर एक दूसरा प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन के माध्यम से और बाकी सारे प्रोसेस के माध्यम से होगा। तो ये बिल्कुल अलग है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी ऊपर के 3 सही हैं। इस वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय पर एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन चर्चा में था, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। और आने वाले समय पर हो सकता है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेशन ऑफ ओशन है वो पूछ लिया जाए। तो डीऑक्सीजनेशन का मतलब क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में दोस्तों रबर कल्टीवेशन को बूस्ट करने के बारे में बात की जा रही है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो अब आर्टिकल्स ज़्यादा लेंदी नहीं है, थोड़े छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। तो रबर कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में थोड़ा बढ़ाने की बात की जा रही है। द हिंदू ने मेंशन किया है रबर बोर्ड जो है क्या करेगा, हमारे रबर के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है, आने वाले समय पर कुछ पैसा खर्च जाएगा, कुछ करोड़ों रुपए खर्च जाएंगे, जिससे रबर कल्टीवेशन प्रमोट किया जाएगा। तो इसी बेसिस पर आपको पता होना चाहिए कि पहली चीज़, ये नेचुरल रबर क्या होती है, या रबर को लेकर इंडिया में क्या सिनेरियो है।
इसको लेकर भी यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है। बात करेंगे नेचुरल रबर को लेकर, तो नेचुरल रबर काफ़ी वर्सेटाइल होती है, यानी इसका आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक रॉ मटेरियल होता है। नेचुरल रबर बनती कैसे दोस्तों? एक पौधे से बनती है, एक प्लांट से बनती है। उस पेड़ का नाम क्या है? उस पेड़ का नाम है हेविया ब्रेसिलेंसिस। यहीं पर मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने आपको पहले चाय के बारे में बताया है। अच्छा, जो चाय की पत्ती होती है ना, उसका जो प्लांट होता है उसका क्या नाम होता है? ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन बताना। कुछ मिलता जुलता ही है, मतलब थोड़ा अलग है, फिर भी बताना। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो नेचुरल रबर जो है एक रॉ मटेरियल है, जो कि कहाँ से मिलता है? हमें एक रबर ट्री से मिलता है। रबर ट्री आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें से ये जो वाइट कलर का जो निकालता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेक्स। लेटेक्स बोलते हैं। और उसी लेटेक्स से रबर बनता है, इसी से रबर बनता है। इसके आगे आगे काफ़ी प्रोसेसिंग की जाती है, शीट बनाई जाती है, शीट बनाने के बाद में सुखाई जाती है, फिर वो रबर में तब्दील होती है। समझ गए? तो ये इस पेड़ से बनता है, और ये जो पेड़ जिससे ये लेटेक्स निकल रहा है इसको हम बोलते हैं हेविया ब्रेसिलेंसिस। समझ गए? तो अभी रबर के कल्टीवेशन को हमारे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में प्रमोट करने के बारे में चर्चा की जा रही है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ये हमारा पूरा का पूरा रीजन कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, ये सब यहाँ पे जो स्टेट्स हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहलाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको रबर वाले पेड़ लगाने हैं तो इसको लगाने के लिए कम से कम जो सालाना बारिश चाहिए वो लगभग 2000 से लेकर 4500 mm के आसपास एनुअल रेनफॉल चाहिए। लेटराइट फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है इसको लगाने के लिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। वो खैर काम की बात नहीं है, काम की बात पे आते हैं। ये हमारी थोड़ी ज़्यादा काम की बात है। तो मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? भारत में रबर का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर होता है, लेकिन कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है? तो उसमें केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा और असम, ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। जो सबसे बड़ा रबर फार्मिंग हो रहा है वो यहाँ पे केरला में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद केरला के बाद में तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और त्रिपुरा के अंदर भी लगभग अराउंड 1 लाख हेक्टेयर के आसपास रबर प्रोडक्शन लैंडस्केप आपको देखने को मिलेगा। इतने रीजन में रबर का प्रोडक्शन किया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे रबर का प्रोडक्शन इन 4 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा होता है। रबर का यूज़ कहाँ पे होता है? बहुत सारी जगह पर होता है दोस्तों। टायर को बनाने में यूज़ होता है। टायर बनाने के अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें, ऑटोमेटिव पार्ट्स होते हैं, हमारी जो गाड़ी मोटर होती है उनको बनाने में कई सारे रबर का यूज़ होता है। फुटवेयर को बनाने के लिए, आप जूते पहनते हो, जूते के नीचे जो सोल होता है वो भी रबर से बनता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, बेल्ट वगैरह हो गई, मशीनरीज वगैरह हो गए, उसमें रबर का यूज़ होता है। मेडिकल डिवाइसेस में यहाँ पर जो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं डॉक्टर, सिरिंज का जो प्लंजर होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में रबर का यूज़ होता है। कंज्यूमर गुड्स की बात करेंगे, बलून्स हो गए, इरेजर, ये सब रबर से बन रही हैं। उसके बाद यहाँ पर जो स्पोर्टिंग गुड्स होते हैं, स्पोर्ट्स में जो खेले जाते हैं, टेनिस बॉल, गोल्फ बॉल, ये सब रबर से बन रही हैं। तो रबर के जो यूज़ हैं, जो उसके एप्लीकेशन वो कई सारे हैं। और आपको पता होना चाहिए भारत में इस पूरे रबर इंडस्ट्री को हैंडल करने के लिए, इसको संभालने के लिए हमारे पास में एक बोर्ड है जिसको हम लोग रबर बोर्ड का नाम देते हैं। तो रबर बोर्ड क्या है? रबर बोर्ड बेसिकली एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको सेक्शन 4 ऑफ द रबर एक्ट 1947 के तहत बनाया गया है। आपको पता होगा कि जब यहाँ पर एक सेक्शन के माध्यम से, यानी एक कानून के माध्यम से बॉडी को बनाते हैं तो वो स्टैच्यूटरी बॉडी कहलाती है। तो रबर बोर्ड एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पूरा रबर बोर्ड है ना, इसको हेड कौन करता है? एक चेयरमैन हेड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? तो चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए हमारी केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो एक तो चेयरमैन होगा रबर बोर्ड में। चेयरमैन के अलावा 28 इसमें अलग अलग मेंबर्स भी होते हैं। समझ गए? और इस रबर बोर्ड का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कोट्टयम में। कोट्टयम बेसिकली केरला में है और केरला में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है रबर का। वहीं पर इसका मेन बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। यूपीएससी ने इतिहास में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक 2008 में, एक 2019 में, रबर को लेकर, कॉफ़ी को लेकर, चाय को लेकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2008 में सवाल पूछा गया रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया कोट्टयम में। वैसे आपको मैचिंग करनी थी। मैं आपको सभी के हेडक्वार्टर बता चुका हूँ, चाहे वो कॉफ़ी बोर्ड हो, चाहे वो टी बोर्ड हो, टोबैको बोर्ड हो, सबके बारे में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइन से देख पा रहे होंगे। तो इसका 2008 वाले प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मतलब 1432, सॉरी डी नहीं बी, 1342। 1342 मतलब कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में ही है। रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है हमारा कोट्टयम में हो गया। उसका टी बोर्ड का हेडक्वार्टर हमारा हो गया कोलकाता में और टोबैको बोर्ड का गुंतुर में। तो इस तरीके से मैचिंग होगी तो 1342 हमारा सीक्वेंस बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ लेड एक्सपोजर ऑन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दोस्तों जो लेड होता है, ध्यान रखना, लेड पहले यहाँ पर पेंसिल में भी प्रेजेंट होता था, बट अभी कई सारी जगह पर पेंसिल में लेड का यूज़ कर, लेड के बजाय कुछ और चीज़ यूज़ हो रही है। तो लेड एक इंसान के दिमाग के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ब्लैक कलर का होता है ये लेड। लीड बोल सकते हो, लेड बोल सकते हो, काफ़ी सारे लोग इसको लीड प्रोनाउंस करेंगे। तो डाउन टू अर्थ के मैगजीन में अगेन एक आर्टिकल प्रेजेंट है जहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लेड पॉइजनिंग है ये
कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ कंसर्न, एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। रीज़न क्या है वो यहाँ पर राइटर ने समझाया। ये भी एक कह सकते हो एडिटोरियल है जहाँ के कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन कर रखे हैं। तो इस आर्टिकल में आप देख पाओगे तो हाल ही में एक स्टडी पब्लिश की गई है द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल के अंदर में। उस स्टडी ने रिवील किया है कि जो लेड एक्सपोजर है, यानी कि अगर एक इंसान के शरीर में लेड की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे कहीं ना कहीं उसको कार्डियोवास्कुलर डेथ भी हो सकती है, यानी कि उसको दिल संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, है ना, या फिर उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। मैं आपको बता दूं 2019 में लगभग 5.5 मिलियन जो लोग हैं उनको दिल की बीमारी हुई। रीज़न क्या थी? लेड एक्सपोजर। उनके शरीर में लेड की संख्या बढ़ गई इस वजह से। और सबसे ज़्यादा जो लोग जूझ रहे हैं लेड एक्सपोजर से वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लोग हैं, ऐसा भी बोला जा रहा है। ठीक है, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं। 95% अगर दुनिया में अगर 100% पॉपुलेशन में किसी को लेड एक्सपोजर है तो 95% पॉपुलेशन यहीं सही है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है ना, यहाँ पर 6 गुना ज़्यादा मृत्यु हो रही हैं हाई इनकम कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, केवल और केवल लेड एक्सपोजर की वजह से। अब ये देश कौन कौन से हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है लेड एक्सपोजर की वजह से, या जिन देशों के ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन है, तो वो ईरान, अफगानिस्तान, येमेन, पेरू, वियतनाम, फिलीपींस और सेंट्रल अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं। इन सब देशों में सबसे ज़्यादा बर्डन है लेड एक्सपोजर का। और जैसे मैंने आपको बोला है जो लेड है, इससे अगर बॉडी में लेड की संख्या बढ़ जाए तो इससे एनीमिया हो जाएगा, बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी, हमारे कई सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, एक इंसान का IQ लेवल बहुत कम हो जाएगा, सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, बॉडी के अंदर मस्कुलर ग्रोथ कम हो जाएगी। ये प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लेड एक्सपोजर की वजह से। और मैं आपको बता दूं लेड एक्सपोजर की वजह से लगभग 765 मिलियन जो IQ पॉइंट्स हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट पॉइंट्स, ये कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिले हैं, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर में, स्पेशली वो देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम हाई नहीं है लोगों की। तो कहीं ना कहीं लेड एक्सपोजर की वजह से आने वाले समय पर जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों की मृत्यु हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, मृत्यु हो रही है तो हमारा सीधा इकोनॉमी का लॉस हो रहा है। तो दुनिया भर में कह सकते हो 2019 में $6 ट्रिलियन का लॉस हुआ था इस लेड एक्सपोजर की वजह से, मतलब 7% ऑफ द ग्लोबल GDP ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो लेड एक्सपोजर कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये लेड एक्सपोजर होता क्या है? देखो, लेड एक्सपोजर कह लो या लेड पॉइजनिंग कह लो, दोनों एक ही बात है। अब लेड पॉइजनिंग एक प्रकार की पॉइजनिंग होती है जहाँ पर जो लेड होता है ना वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। कुछ महीनों में, कुछ साल लगने के बाद में लेड इकट्ठा हो जाता है बॉडी में। लेड जो कि हमारे पेंसिल में भी कई सारी जगह पर पाया जाता है यार, ठीक है, तो ब्लैक कलर का होता है वैसे वो। तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि जो ये लेड होता है ना, ये अगर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होकर मतलब इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होने के बाद में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इससे बॉडी में थकान, शरीर में दर्द, पेट में दर्द, डायरिया, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जो दांत है वो काले होने लगते हैं, गम्स हमारे काले होने लगते हैं, मसल पैरालिसिस, हाथ पैर कमज़ोर हो जाता है। फिर बात आती है बच्चों की, तो बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा बुरा असर होता है क्योंकि बच्चों की बॉडी कह सकते हो एक डेवलपिंग स्टेज में होती है, बच्चों की बॉडी अभी बन रही होती है धीरे धीरे, तो उनको और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो लेड का जो सबसे बड़ा टॉक्सिक इफेक्ट है, मैंने आपको बोला, दिमाग डैमेज हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है, सुनने में दिक्कत आने लगती है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स लेड संबंधित प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। और ये कह सकते हो कि अब ना कुछ ऐसी सोर्सेस है जहाँ पे हमें रिस्क देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल बैटरी वर्क, जो बैटरी का काम होता है उसमें भी लेड का यूज़ होता है, तो जो भी बैटरी का काम करते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। माइनिंग, जो खनन करते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, शीशा वगैरह जो बनाया जाता है उनके लिए खतरा है। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, वहाँ पर भी लेड का यूज़ होता है। सेरेमिक वर्क में लेड का यूज़ होता है। पेंटिंग, पेंट के अंदर भी लेड होता है, पेंट के अंदर, ठीक है। पॉटरीज हो गई, मिट्टी से एक सामान बनाया जाता है। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग मतलब जब हम लोग यहाँ पर जो आयरन ओर से कुछ हम मेटल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, पिघला के प्रोसेसिंग करने के बाद में आयरन ओर से मेटल निकालने का काम करते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन करने का काम करते हैं, तो उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। जला के पिघला के काम किया जाता है, तो उससे भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रिंटिंग वर्क हो गया, प्लम्बिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, ठीक है, लेड के पाइप बनाना, प्लास्टिक बनाना, तो इससे भी कहीं ना कहीं कह सकते हो लेड एक्सपोजर हो सकता है। जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है उसको ध्यान में रखना होगा कि भाई यहाँ पर लेड एक्सपोजर से हमें थोड़ा बचना है। लेड एक्सपोजर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। UPSC ने 2012 में लेड एक्सपोजर को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अब लेड एक्सपोजर को लेकर, ये जो पोल्यूशन को लेकर क्वेश्चन था, ये था कि जो लेड है अगर ये बॉडी में जाएगा तो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर लेड पहले पेट्रोल में मिलाया जाता था, अब वो बैन कर दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अभी भी लेड पॉइजनिंग के इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर है, क्या स्मेल्टिंग यूनिट है, क्या पेन पेंसिल है, या फिर कह सकते हो पेंट है, या फिर हेयर ऑयल्स और कॉस्मेटिक्स हैं। किस में लेड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है?
तो अभी मैंने आपको बताया था स्मेल्टिंग यूनिट्स और पेंट्स, ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पढ़ाया था ना मैंने अभी, स्मेल्टिंग यूनिट्स और पेंट्स भी मैंने आपको बताया। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन दोनों में लेड पाया जाता है, दैट इज़ वाई यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखोगे यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। तो इस वजह से आर्टिकल्स का इंपॉर्टेंस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप प्लीज़ मुझे बताना, ऐसा वीडियो डेली कंटिन्यू करना है ना, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताना। अभी यहाँ पर आपके टेस्ट की बाकी है, टेस्ट की बारी बाकी है, थोड़ा सा वेट करो यार। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर करने का वादा किया है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलेगा। आप लोगों की साइड से मैं पूछना चाहता हूँ, चलेगा या नहीं चलेगा मुझे बता देना, ठीक है। मेरे लिए क्या है, मैं तो कर ही दूंगा। अब उसके बाद में यार नेक्स्ट आर्टिकल में ऑपरेशन सजग के बारे में बात की जा रही है। आज का ये आखिरी आर्टिकल है। ऑपरेशन सजग क्या है? देखो, जो ऑपरेशन सजग है इसको कंडक्ट किया गया 18 सितंबर 2023 को। हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये ऑपरेशन चलाया, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जानेंगे। वैसे ऑपरेशन सजग के अंदर में काम क्या था, हमें ड्रिलिंग करना था। जो मेन गोल थी यहाँ पे ड्रिलिंग करना, जो यहाँ पर हमारे कह सकते हो कि समुद्र के पास में जा रहे थे, जो मछुआरे जा रहे थे, उनके अंदर एक जागरूकता फैलाना, ठीक है। तो ये कुछ मेन गोल्स यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ड्रिलिंग से संबंधित जो भी काम है वो यहाँ पर करना, तो ये सारा काम यहाँ पर इस ऑपरेशन सजग के अंदर था। खैर यहाँ पर अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपसे इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन सजग है ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया था। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया है 1978 में अगस्त के महीने में एक एक्ट के माध्यम से, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के माध्यम से। और इस एक्ट के माध्यम से जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, इसको एक इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया बना दिया गया। और आज के समय पर जो भारत का कोस्ट गार्ड है, जो हमारे तट की रक्षा करता है, ये चौथा सबसे बड़ा कोस्ट गार्ड है पूरे दुनिया में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये इन कोस्ट गार्ड का मेन काम क्या है, हमारी कोस्टल सिक्योरिटी करना, जो हमारा तट वाला रीजन है उसको यहाँ पर सिक्योर करना, वहाँ की सुरक्षा करना, है ना। तो ये करना, बाकी यहाँ पे जो फिशरमैन है उनकी प्रोटेक्शन करना, वो सारा काम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अरे इसके बाद एक और आर्टिकल है, मेरे ख्याल से यार ये आखिरी आर्टिकल है, इसको और पढ़ लेते हैं। लास्ट में कुछ शॉर्ट न्यूज़ थे, वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। यहाँ पर बात की जा रही है माली, नाइजर और बुर्किना फासो। ये कुछ 3 कंट्रीज़ हैं, इन तीनों ने मिलकर एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को साइन कर लिया है दोस्तों, इस वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ ये खबर क्या निकल कर आई है। हाल ही में एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है 3 देशों की, माली, नाइजर, बुर्किना फासो। माली, नाइजर और बुर्किना फासो तीनों के तीनों अफ्रीकन कंट्री हैं, आपको पता होगा। अफ्रीका बेसिकली ये पूरा कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट में माली ये रहा, नाइजर ये रहा, ठीक है, इसके पास में ही, और बुर्किना फासो ये रहा। ये जो ऑरेंज वाली पट्टी देख रहे हो ये साहेल रीजन कहलाता है। इस साहेल रीजन में ये तीनों के तीनों देश हैं, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। ये तीनों ना एक जगह पर मिलते हैं, एक लोकेशन पर मिलते हैं, और वो लोकेशन ये वाली है जो ये आपको रेड कलर का दिख रहा है। इस लोकेशन का पता है नाम क्या है? इसका नाम है लिप्टाको गोरमा। आपसे पूछा जा सकता है यार, डायरेक्टली पूछा जाएगा, ध्यान रखना, एक अजीब सा नाम है और डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये एक मीटिंग पॉइंट है। यहीं पर माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने क्या किया है, एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। कहाँ पर? इस वाले रीजन में। ये रीजन बेसिकली तीनों के बॉर्डर के पास में, ऊपर ये रहा माली, ये रहा बुर्किना फासो, ये रहा नाइजर, और ये रहा तीनों का बॉर्डर। तीनों का बॉर्डर यहीं पे एक मीटिंग हुई है, और इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिप्टाको गोरमा नाम का यहाँ पर ये रीजन है। समझ गए? तो क्या हुआ, इन तीनों की डिफेंस मीटिंग हुई, जहां पर एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करने का इन्होंने यहां पर डिसीजन लिया। ये जो पैक्ट है इसको साइन किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ लिप्टाको गोरमा चार्टर, ठीक है। एक चार्टर के तहत यहां पर इसको साइन किया गया है। ये जो रीजन है लिप्टाको गोरमा, ये बेसिकली बॉर्डर एरिया है हमारा माली, बुर्किना फासो और नाइजर का, जहां पे ये तीनों के तीनों देश मिलते हैं। ये पर्टिकुलर रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिप्टाको गोरमा रीजन, ये रीजन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। समझ गए? तो अभी यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ तीनों इकट्ठी हुई थी साथ में इस पर्टिकुलर रीजन पर, इन तीनों कंट्रीज़ का साथ में इकट्ठा होने का मेन पर्पस था कि हम आपस में मिलकर क्या करेंगे, आतंकवाद से लड़ेंगे, जिहादिज्म से लड़ने का काम करेंगे। इस वजह से डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया इन तीनों देशों के माध्यम से। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने चेक योर मेमोरी पावर के सेक्शन के ऊपर। यानी आपने जो भी डिस्कशन सुना है पूरे कंसंट्रेशन के साथ में सुना होगा। देखते हैं आपने कितना कुछ आज के आर्टिकल से पढ़ा है और आपको समझ में आया है। सबसे पहला क्वेश्चन, रबर बोर्ड हेड किया जाता है एक चेयरमैन के थ्रू, लेकिन उस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, जरा फटाफट ये बताओ कौन अपॉइंट करता है। दूसरा, ऑपरेशन सजग को कंडक्ट किया गया 18 सितंबर 2023 में, लेकिन किसने यहाँ पर ऑपरेशन सजग चलाया है, आपने ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन, जो एक रीजन है, एक रीजन का नाम है, कह सकते हो ये ना, ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये माली, बुर्किना फासो और नाइजर, इन तीनों देशों के बीच का यहाँ पर एक रीजन है जहाँ पर ये आपस में मिलते हैं। वो पर्टिकुलर रीजन कौन सा है, उसका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप एक हमारा जहाज़ है,
ठीक है, उस जहाज़ का नाम क्या है वो आपने बताना है। वो एक प्रकार का हमारा पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो कि अभी आसियान कंट्रीज़ गया है। ठीक है, तो उस जहाज़ का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर हमारे कौन से वाले एटमॉस्फेरिक लेयर में प्रेजेंट होती है? और वो एटमॉस्फेरिक लेयर हमारे पृथ्वी से लगभग 10 से 40 किलोमीटर ऊपर होता है और हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। तो ओजोन लेयर कौन सी ऐसी एटमॉस्फेरिक लेयर में प्रेजेंट है? फटाफट इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स फटाफट आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। इनके आंसर्स मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, फिर कल आप चेक कर सकते हो आपने सही किया या नहीं। बाकी आज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सी बॉडी है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है जो हमारे संविधान के अंदर स्पेशली प्रीएम्बल में नहीं देखने को मिलेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक लिबर्टी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ना दोस्तों, इसके साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो चुका है, इसको मैं जल्दी रिकॉर्ड करके डाल दिया करूँगा। दोस्तों अभी मुझे कंटेंट बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हाथ सेट कर रहा हूँ उस इश्यूज़ की वजह से, बट जल्दी यहाँ पर इसको इंप्रूव कर लिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड अगेन जय हिंद।